ने कांस्य ग्रेड में विकसित होने से पहले भयानक दहाड़ लगाई। उन्होंने पहले की तुलना में पूरी तरह से वह अलग रूप धारण कर लिया। वेब स्प्रिंग स्पाइडर में से एक के पिछले पैर लंबे हो गए और उसका पेट बड़ा हो गया। दो पिछले पैर जो लंबे हो गए, उन्हें बुनाई वाले पैर भी कहा जाता था। इस वेब स्प्रिंग स्पाइडर का विकास आध्यात्मिकता के रूप में हुआ। इसका आकार बड़ा नहीं हुआ, लेकिन स्प्रे करने और जाल बुनने की क्षमता बेहतर हो गई। विशेष कौशल चिपकने वाला मकड़ी का जाला था। इसने मकड़ी के जाले की चिपकने की क्षमता को बढ़ाया और बेहतर नियंत्रण क्षमता दी। दूसरे वेब वेब से स्प्रिंग स्पाइडर का आकार 2 गुना बढ़ गया और इसके मूल भूरे पीले रंग में कुछ हल्के हरे रंग आ गए। विकास की दिशा स्पष्ट रूप से वंश रेखा की ओर थी। इस वेब स्प्रिंग स्पाइडर ने विशेष कौशल हिंसक जहर को जागृत किया। इसने शरीर और मकड़ी के जाले को भी एक मजबूत जहर दिया। यह एक अच्छा विशेष कौशल था और भले ही इसने नियंत्रण शक्ति को नहीं बढ़ाया, लेकिन इसने जहर प्रकार की घातकता को बढ़ा दिया। लिन युआन ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया, क्योंकि इन दो वेब स्प्रेइंग स्पाइडर को स्टार वेब पर अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता है। इन दो वेब स्प्रिंग स्पाइडर के विशेष कौशल भले ही शीर्ष पायदान के न हों, लेकिन वे औसत से ऊपर थे। लिन युआन दो समान वेब स्प्रिंग मकड़ियों को कांस्य ग्रेड तक विकसित करने में कामयाब रहा। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि लोग क्यों कहते थे कि कांस्य ग्रेड तक पहुंचने के बाद विशेषताओं का विविधीकरण बढ़ जाएगा। एक अलग विकास दिशा और एक अलग विशिष्ट कौशल एक ही फेये के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर पैदा करेगा। विकास के दौरान इस तरह के विविधीकरण ने लिन युआन को महसूस कराया कि फय का विकास एक शानदार प्रक्रिया थी। यह जीवन के निर्माण और नवाचार की तरह महसूस हुआ। दो वेब स्प्रेइंग मकड़ियों के विकास ने लिन युआन को जीवन के महत्व का अनुभव और समझ दिया। खिड़की के बाहर से सूरज की रोशनी छोटे से स्टोर के अंदर आ रही थी एंड लिन युआन के चेहरे पर चमक रही थी। इसने लिन युआन के शरीर पर गर्म रोशनी की एक परत चढ़ा दी। लिन युआन पर प्रकाश की किरण ने दो नव विकसित वेब स्प्रेइंग मकड़ियों को यह महसूस कराया कि यह सुबह हो गई थी। V4 हिंदी अध्याय 31 स्टार वेब स्टोर। भोर की रोशनी शायद दिन के उजाले में एक हल्की सी किरण और पहाड़ के पीछे की रूपरेखा मात्र हो, लेकिन दो वेब स्प्रेइंग स्पाइडर की नजर में भोर की यह हल्की सी रोशनी जीवन की मुक्ति थी। जो हाथ उनकी पीठ पर रखे गए थे, वे लगातार आत्मा की क्यूई को प्रवाहित कर रहे थे और उन्हें नरक के द्वार से वापस खींच रहे थे। हालांकि वेब स्प्रेइंग मकड़ियों को यह नहीं पता था कि उनकी आंखों में चमकती सुबह जल्द ही उन्हें स्टार वेब स्टोर पर बेच देगी। वास्तव में जब क्रिशन मास्टर्स ने फेज का विकास किया और उन्हें बेचा, तो इसका उद्देश्य फेज के लिए एक नए ठेकेदार की तलाश करना था। आत्मा क्यू पेशेवर और फे हमेशा एक दूसरे से पारस्परिक रूप से लाभान्वित होंगे। आत्मा क्यूई पेशेवर अपने फय को पोषित करने के लिए सभी तरीकों के बारे में सोचते थे। जब फय मजबूत होते थे, तो वे आत्मा क्यूई पेशेवरों की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने में सक्षम होते थे। लिन युआन ने पहले ही स्टार वेब कार्ड का इस्तेमाल करके स्टार वेब में लॉग इन किया था। लिन युआन हमेशा उन फय वेबसाइट पर जाना पसंद करता था ताकि फय को पोषित करने के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। फय के लिए उन्हें अभी भी स्पिरिट क्यूई जागृति से पहले उसी रूप में बनाए रखा गया था। स्टार वेब अलग था क्योंकि यह मनुष्यों के लिए दूसरी दुनिया के समान था। स्टार वेब में प्रवेश करने के लिए स्टार वेब कार्ड का उपयोग करना नेटवर्क की एक बिल्कुल नई दुनिया में प्रवेश करने जैसा था। लिन युआन शायद ही कभी स्टार वेब पर जाता था, इसीलिए उसके स्टार वेब खाते में उसके नाम, उम्र और उसकी पहचान की बुनियादी जानकारी के अलावा और कुछ नहीं था। लिन युआन ने तुरंत अपनी सारी निजी जानकारी नहीं भरी, जैसे कि उसकी स्पिरिट क्यू रैंक, अनुबंधित फय या रुचियां और शौक। इसके बजाय उसने स्टार वेब स्टोर में प्रवेश किया, जिसके लिए उसने आवेदन किया था और अभी-अभी स्वीकृत हुआ था। स्टोर के लिए आवेदन करने हेतु लिन युआन को आवेदन शुल्क के रूप में 1 लाख फेडरेशन डॉलर खर्च करने पड़े और उसे परेशानी महसूस हुई। स्टोर का अभी तक कोई नाम नहीं था, इसलिए लिन युआन ने सुविधाजनक ढंग से स्टोर का नाम बदलकर परचेज विद नो लॉस फेस स्टोर रख दिया। नाम बदलने के बाद लिन युआन ने तुरंत सुविधाजनक प्रक्रियाओं के साथ इसकी पुष्टि की। लिन युआन संतुष्टि के साथ सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। लिन युआन को अभी भी अपने पिछले जीवन का एक विज्ञापन याद था। बिना नुकसान के खरीदें, बिना धोखाधड़ी के खरीदें, उन वस्तुओं को देखें जो वास्तव में कीमत के लायक हैं। एक नजर डालने के लिए घर में प्रवेश करें।
अब जब मेरे स्टोर का नाम परचेज विद नो लॉस वे स्टोर है, तो यह नाम तुरंत इस स्टोर की ईमानदारी और ईमानदारी को दर्शाता है। कमाल है। जीनियस लिन युआन की जांघों पर बैठा था और अपना सिर झुकाते हुए लिन युआन को देख रहा था। जीनियस को नहीं पता था कि लिन युआन के चेहरे पर चमकती मुस्कान उसे एक मूर्ख बच्चे की तरह क्यों दिखा रही थी। हाल ही में स्वीकृत स्टार वेब स्टोर अभी भी क्लास 1 स्टार वेब स्टोर था। यह क्लास 1 वाला हो सकता है, लेकिन स्टोर का आकार छोटा नहीं था। लिन युआन को 1 लाख फेडरेशन डॉलर खर्च करने के बाद परेशानी महसूस हो रही थी, लेकिन अब वह थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था। लिन युआन का वास्तविक फेस स्टोर केवल 80 वर्ग मीटर के आसपास था, जिसमें पहली और दूसरी मंजिल दोनों शामिल थीं। लेकिन स्टार वेब पर यह स्टोर कम से कम 200 वर्ग मीटर का था और यह पहले से ही 2 गुना बड़ा था। स्टार वेब में एक क्लास 1 स्टोर जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई थी, वह 200 वर्ग मीटर के मानक आकार वाला एक खाली घर होगा। लिन युआन का वर्तमान स्टोर 4 स्पष्ट और सफेद दीवारों के अलावा एक खाली खोल के अलावा कुछ भी नहीं था। स्टोर को सजाने के लिए हम नंदे उसे स्टार वेब सजावट खरीदने की आवश्यकता होगी। स्टार वेब एक ऐसी दुनिया थी जो पूरी तरह से डेटा से बनी थी, लेकिन ये डेटा वास्तव में अस्तित्व में थे। लिन युआन ने स्टार वेब कार्ड का उपयोग करके एलीट यूजनियर्स और 2 वेब स्प्रिंग मकड़ियों को डेटा में स्कैन किया और फिर उन्हें बेचने के लिए स्टोर में सूचीबद्ध किया। एलीट यूजनियर्स और 2 वेब स्प्रिंग मकड़ियों को डेटा में बदल दिया गया और उनकी आभासी छवियां लिन युआन के स्टोर में दिखाई दी। दिखने में वे पूरी तरह से एक जैसे ही थे जब वे वास्तविक दुनिया में थे। लिन युआन इस बात पर अफसोस जताने से खुद को नहीं रोक पाया कि स्टार वेब कितना अद्भुत था। उसी समय स्टार वेब ने लिन युआन को सूचित किया और पूछा कि क्या वह अपने स्टार वेब खाते का नाम बदलना चाहता है। यदि उसने इसे नहीं बदला, तो स्टोर मालिक का डिफॉल्ट नाम ही वास्तविक नाम होना चाहिए। लिन युआन ने तुरंत अपने दिल में कोसा, क्या स्टार वेब अकाउंट का नाम वेब नाम के समान नहीं है। लिन युआन ने तुरंत अपना नाम बदलकर डीप माउंटेन एल्डर लिन रख लिया। डीप माउंटेन एल्डर लिन लिन नाम वास्तव में उनके वास्तविक नाम लिन युआन वन का अर्थ था। आभासी दुनिया में दुकान स्थापित करते समय अपना नाम बदलना बेहतर था। लिन युआन की दुकान अभी अभी खुली थी, इसीलिए उसे नहीं लगा कि कोई जल्दी ही वहां आएगा। इसलिए उसने स्टार वेब समुदाय में एक किताब की दुकान की तलाश की। स्टार वेब समुदाय में प्रवेश करते समय लिन युआन की आंखें खुल गईं। चूंकि वह स्टार वेब में था, इसलिए कुछ विशेष सजावटों के अलावा अधिकांश वस्तुएं वास्तविक स्कैन की गई वस्तुएं थीं। समुदाय के अंदर उच्च श्रेणी के आत्मा क्यों पेशेवरों को सभी प्रकार के परियों की सवारी करते और ईर्ष्या की निगाहों को आमंत्रित करते हुए देखा जा सकता था। जिया क्षेत्र में कांस्य फे और उससे ऊपर के फे को देखना बहुत दुर्लभ था, लेकिन स्टार वेब समुदाय में लिन युआन पहले से ही कई रजत फे को देख सकता था। वह कभी-कभी सोने की परियों की आकृतियां भी देख सकता था। स्पिरिट क्यूई पेशेवर जिनके पास गोल्ड फेस होते थे, वे सामान्यतः बी रैंक के होते थे। बी रैंक स्पिरिट क्यूई पेशेवरों को रेडियंस फेडरेशन की मुख्य ताकत माना जाता था। लिन युआन एक किताब की दुकान में गया और उसने देखा कि वहां कोई भी मालिक नहीं था। दुकानदार एक एआई रोबोट था। एआई रोबोट स्टार वेब पर बेचे गए। कम कार्यक्षमता वाले रोबोट की कीमत लगभग 40,000 फेडरेशन डॉलर होगी। बेहतर कार्यक्षमता वाले रोबोट की कीमत लगभग 80,000 फेडरेशन डॉलर होगी। उनकी वारंटी 5 साल की थी। कुछ गणनाओं के बाद कम कार्यक्षमता वाले रोबोट की कीमत प्रति वर्ष लगभग 8,000 फेडरेशन डॉलर तथा प्रति माह लगभग 600 फेडरेशन डॉलर है। बेहतर कार्यक्षमता वाले विमानों की कीमत प्रति वर्ष लगभग 16,000 फेडरेशन डॉलर प्रति माह लगभग 1,300 फेडरेशन डॉलर होगी। इसे बहुत किफायती माना जाता था। एआई रोबोट केवल सरल काम ही कर सकते हैं। किताबों की दुकानों में जहां सामान की कीमतें तय होती हैं, एआई रोबोट आसानी से यह भूमिका निभा सकता है। आध्यात्मिक सामग्री की दुकानों जैसे फी स्टोर्स के लिए, जिन्हें व्यवसाय करने के लिए ग्राहकों के साथ संचार की आवश्यकता होती है, एआई रोबोट पर्याप्त नहीं होंगे। उस स्थिति में कोई स्टार वेब से एक स्टोरकीपर को काम पर रख सकता है, लेकिन इसकी कीमत एआई रोबोट की तुलना में कई गुना अधिक महंगी होगी। ऐसे बहुत से लोग थे जो स्टार वेब में अंशकालिक या पूर्णकालिक नौकरी कर सकते थे। हालांकि
स्टोरकीपर को काम पर रखने के अपने फायदे और नुकसान थे। कुछ ऐसे पहलू थे जब स्टोरकीपर एआई रोबोट जितना विश्वसनीय नहीं था। रोबोट ने लिन युआन की सहायता की और उसने जल्दी से अपनी जरूरत की सभी किताबें खरीद लीं। खरीद के बाद लिन युआन को एक गोपनीयता अनुबंध पर हस्ताक्षर करना पड़ा और वादा करना पड़ा कि खरीदी गई पुस्तकें प्रत्यक्ष रिश्तेदारों के अलावा किसी अन्य को नहीं दी जाएंगी। आत्मा की हुई जागृति के बाद सभी ज्ञान, यहां तक कि निम्न श्रेणी के व्यवसाय ज्ञान को भी खरीदना होगा। इसके अलावा खरीद के बाद एक गोपनीयता अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। लिन युआन ने अनायास ही आह भरी। समय और स्थान कोई भी हो, ज्ञान ही धन है वाली कहावत हमेशा अपरिवर्तित रहती है। कुल 327 किताबें थीं, जिनका परीक्षण प्राथमिक विद्वानों, फय ऑन ऑब्जर्वर और आध्यात्मिक घटक विश्लेषकों के लिए किया गया था। लिन युआन ने उन सभी को खरीद लिया। खरीदारी करने के बाद लिन युआन को बस ऑनस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स द्वारा 327 पुस्तकों की सूचना चिप्स डिलीवर करने का इंतजार करना था। उसके बाद वह जीनियस को पुस्तकों की सामग्री याद करने की अनुमति दे सकता था। तब तक मैं क्रिएशन मास्टर परीक्षा में भाग ले सकता हूं। इससे पहले जब लिन युआन ने किताबों की दुकान में प्रवेश किया था, तो उसे लगा था कि नवीनीकरण काफी शास्त्रीय और स्टाइलिश था। अपने खुद के स्टोर के बारे में सोचते हुए लिन युआन स्टार वेब के फर्नीचर और सजावट की दुकान की ओर बढ़ गया। कुछ फर्नीचर और सजावट की दुकानों पर जाने के बाद लिन युआन ने कोई भी फर्नीचर न खरीदने का दृढ़ निश्चय किया। इस फर्नीचर और सजावट की दुकान में ऐसी चीजें बेची जा रही थीं जो दूसरी दुकानों की तुलना में कम से कम 10 गुना ज्यादा महंगी थीं। उन्होंने एक सफेद लकड़ी की कुर्सी पर नजर डाली, जिसकी कीमत 5,500 फेडरेशन डॉलर थी। लिन युआन ने कुछ भी न खरीदने का फैसला किया। उसे लगा कि उसकी छोटी सी दुकान में सिर्फ सामान बेचा जाता है, जबकि फर्नीचर और सजावट की चीजें जरूरी नहीं हैं। हालांकि लिन युआन ने अभी भी स्वचालित बिक्री के लिए एक एआई रोबोट खरीदने की योजना बनाई थी। बिक्री मूल्य सभी तय थे और लिन युआन बातचीत के लिए कोई मौका देने की योजना नहीं बना रहा था। एक निश्चित बिक्री मूल्य निर्धारित करना बेहतर था। जहां तक अन्य श्रेष्ठ फय की बात है, जब लिन युआन स्टोर में नहीं होता था, तो वे इच्छुक पक्ष एआई रोबोट के पास एक संदेश छोड़ सकते थे। जब लिन युआन ऑनलाइन आता था, तो वे बातचीत कर सकते थे। एआई रोबोट भले ही बहुत बढ़िया न हो, लेकिन स्टोर अब भी शुरू ही हुआ था और लिन युआन आसानी से व्यवसाय को संभाल सकता था। इसके अलावा एक विश्वसनीय स्टोरकीपर को काम पर रखना कोई आसान काम नहीं था और यह भाग्य पर निर्भर था। लिन युआन अपने स्टोर पर वापस आया और जैसे ही वह एक एआई रोबोट खरीदने की तैयारी कर रहा था, उसे एहसास हुआ कि स्टोर में एक ग्राहक आया हुआ है। वहां एक छोटी लड़की डेनिम के कपड़े पहने हुए थी, लेकिन भौरे जैसी टोपी पहने हुए थी। वह झुकी हुई थी और स्टोर में दो वेब स्प्रिंग मकड़ियों को ध्यान से देख रही थी। वह बीच बीच में एक को देखती और दूसरे को देखती। वह अपने होंठ भींच रही थी, जैसे कि वह संतुष्ट नहीं थी। चूंकि यह काम था, लिन युआन जल्दी से वहां गया और पूछा, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपको दो वेब स्प्रेइंग मकड़ियों में से कोई पसंद है? यह तो पता नहीं चला कि यह लड़की कब आई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह काफी समय से इंतजार कर रही थी। लिन युआन का सवाल सुनने के बाद उसने लिन युआन से कहा, क्या आप स्टोर के मालिक हैं? आपके स्टोर में वास्तव में एक एआई रोबोट भी नहीं है। मैं यहाँ केवल मूर्खतापूर्ण प्रतीक्षा कर सकती हूँ, ये नहीं जानते हुए कि आप कब वापस आएंगे। लिन युआन ने माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मेरी छोटी सी दुकान आज ही खुली है। मेरे पास एआई रोबोट तैयार करने का समय नहीं था। लड़की ने ऐसा देखा जैसे वह समझ गई हो और बोली, कोई आश्चर्य नहीं। मैं हाल ही में एक ऐसे स्टोर की तलाश कर रही थी जो कांस्य स्पाइडर फे बेच रहा हो, लेकिन मुझे आज ही आपकी दुकान मिली। परचेज विद नो लॉस जैसे मूर्खतापूर्ण स्टोर के नाम के लिए अगर मैंने इसे पहले देखा होता, तो मेरे लिए अंदर न जाना असंभव होता। लिन युआन की मुस्कान तुरंत जम गई और वह हिलने से खुद को नहीं रोक सकी। भौरा टोपी पहने उस लड़की को, जो उसकी छोटी बहन की उम्र की थी, देखते हुए उसे ऐसा क्यों लगा कि यह उपद्रवी बच्ची मार खाने को कह रही है। उसने शायद बहुत कम गृह कार्य किया होगा। लड़की को लगा कि उसने कुछ गलत कहा है, इसलिए उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, चाचा, इन दो मकड़ियों की कीमत क्या है? इतनी ज्यादा कीमत मत तय करो। आपके स्टोर का नाम है परचेज विद नो लॉस। लिन युआन को आमतौर पर यंग ब्रदर और लिटिल ब्रदर कहकर बुलाया जाता था। यह वास्तव में पहली बार था जब उसे अंकल कहकर बुलाया गया था। हालांकि यह सोचकर कि यह स्टोर का पहला ग्राहक था और उसे मुस्कुराते हुए सेवा प्रदान करनी चाहिए, उसने सहन किया और कहा, लंबे बुनाई वाले पैरों वाली छोटी वेब स्प्रिंग स्पाइडर ने विशेष कौशल चिपकने वाला स्पाइडर वेब जागृत किया।
बड़ी हरी वेब स्प्रेइंग स्पाइडर ने विशेष कौशल हिंसक जहर को जागृत किया। जब लिन युआन ने हिंसक विष कहा तो युवा लड़की ने आह की आवाज निकाली और होशपूर्वक पीछे हट गई। बिना किसी सहारे के लड़की ने तुरंत अपने नितंब जमीन पर टिका दिए। संयोग से उसकी भौरे वाली टोपी नीचे गिर गई। लिन युआन अवचेतन रूप से लड़की की मदद करना और उसे ऊपर खींचना चाहता था, लेकिन जब उसने लड़की के सिर के ऊपर देखा तो उसने तुरंत शब्द बोले, ब्रेस डंडा। आह! पहले गिरने की तुलना में वह और भी जोर से चिल्लाई। लड़की ने तुरंत भौरे वाली टोपी उठाई और उसे अपने सिर पर पहन लिया। उसे कसकर पहनने के बाद उसने कहा, यह भूत छाया ब्रिस्टल स्पाइडर द्वारा लगी चोट और उपचार के बाद का प्रभाव है। यह कुछ महीनों के बाद ठीक हो जाएगा और यह कोई भुना हुआ अंडा नहीं है। लड़की के गुस्से भरे भाव को देखते हुए लिन युआन ने अनजाने में अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ा। वह बल्कि माफी मांग रहा था, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, जब मैंने ब्रेस्ड एग कहा तो मेरा वास्तव में यह मतलब नहीं था। लेकिन यह बताए जाने के बाद कि स्टोर का नाम मूर्खतापूर्ण है और चाचा के रूप में संबोधित किया जा रहा है, सारी जलन मिट गई है। भूत छाया ब्रिस्टल स्पाइडर का उल्लेख सुनने के बाद लिन युआन को लगा कि उसने किसी को भूत छाया ब्रिस्टल स्पाइडर द्वारा काटे जाने के बारे में सुना था, लेकिन वह याद नहीं कर सका। चूंकि इस लड़की को घोस्ट शैडो ब्रिस्टल स्पाइडर द्वारा डंक मारे जाने के बाद भी उपचार प्राप्त हुआ था, इसका मतलब था कि गोल्ड हीलिंग टाइप पहिए वाले हीलर ने डंक मारते ही उसका इलाज किया था। लड़की ने पलटकर लिन युआन को नजरअंदाज कर दिया और वह दो कान से वेब स्प्रिंग मकड़ियों को देखती रही। लिन युआन ने स्थिति देखी और तुरंत पूछा, क्या आपको स्पाइडर फे पसंद है? लड़की ने उछलकर जवाब दिया, जैसे कि उसे फिर से उसके घायल स्थान पर डंक मार दिया गया हो। मुझे मकड़ी के परी से सबसे ज्यादा नफरत है। कौन एक बड़ा और बालों वाला कीड़ा पसंद करेगा? बोलते समय लड़की का मुंह नीचे गिर गया और उसने एक और बयान जोड़ा, लेकिन मेरी जन्मजात संगतता सीमा स्पाइडर फे की ओर इशारा कर रही है। लिन युआन को पहले तो यह हास्यास्पद लगा कि एक व्यक्ति जो स्पाइडर फे से नफरत करता था, वास्तव में उनके साथ संगत था। इसके तुरंत बाद लिन युआन इस लड़की की जन्मजात प्रतिभा से हैरान रह गया। स्पाइडर फे को भी एराक्निड माना जाता था तथा यह कीटों के बीच अत्यंत विविधतापूर्ण वर्गीकरण था। अधिकांश लड़ाकू श्रेणी के परियों की छाया मकड़ी जैसी होती है। यदि यह लड़की मकड़ी प्रजाति के साथ संगत थी, तो इसका मतलब था कि उसके पास परी के साथ संबंध बनाने के लिए बहुत सारे विकल्प थे और उसके विकास की दिशा बहुत व्यापक थी। दो वेब स्प्रिंग मकड़ियों को करीब से देखने के बाद लड़की ने अपना सिर हिलाया और लिन युआन से कहा, यह काम नहीं करेगा। मैं एक मकड़ी के साथ अनुबंध करना चाहती हूं जिसमें एक मजबूत नियंत्रण क्षमता हो। इन दो वेब स्प्रिंग मकड़ियों के विशेष कौशल अभी भी थोड़े कमजोर हैं। यह सबसे अच्छा होगा अगर मैं एलीट एपिक वेब स्प्रेइंग मकड़ियों का ऑर्डर कर सकूं। मैं निश्चित रूप से विशेष कौशल पारदर्शी स्पाइडर वेब को रोल आउट करूंगी। लड़की की बातें सुनने के बाद लिन युआन ने चुपचाप अपनी जीभ चटकाई। पारदर्शी मकड़ी का जाला एक अत्यंत दुर्लभ विशिष्ट कौशल था। यह एक ऐसा कौशल था जो अकेले इस्तेमाल करने पर अच्छा नहीं था, लेकिन अन्य फी के साथ संयोजन में इस्तेमाल करने पर यह अप्रत्याशित परिणाम दे सकता था। हालांकि किसी खास कौशल के लिए रोल करने के लिए सिर्फ एक या दो बेहतरीन वेब स्प्रेइंग स्पाइडर की जरूरत नहीं थी। अगर किसी की किस्मत अच्छी नहीं है, तो उसे लगभग 10 या 20 स्पाइडर की जरूरत पड़ सकती है। जैसे ही लड़की बाहर जा रही थी, लिन युआन ने बोलने से पहले एक पल के लिए सोचा, क्या आप शानदार गुणवत्ता वाले वेब स्प्रेइंग स्पाइडर के लिए कस्टम ऑर्डर करना चाहते हैं? मेरे पास एक तरीका है। आपको कितने चाहिए? लड़की ने तुरंत पलटकर लिन युआन को सावधानी से देखा और कहा, चाचा, क्या आपको लगता है कि मैं मासूम, प्यारी और धोखा देने में आसान हूं? या आपको लगता है कि आप अच्छे दिखते हैं और मैं आपकी बात पर विश्वास करूंगी? समान प्रजाति के फे, भले ही वे एलीट एपिक हों, उनकी कीमत कांस्य फे से 2 गुना अधिक होगी। लिन युआन के अनुसार, एक कुलीन परी की गुणवत्ता को महाकाव्य में विकसित करने के लिए एक कुलीन दोषरहित परी को कांस्य सामान्य में विकसित करने की तुलना में बहुत अधिक समय की आवश्यकता होगी। कोई भी सामान्य क्रिएशन मास्टर किसी एलीट फे की गुणवत्ता को महाकाव्य स्तर तक नहीं पहुंचा सकता। कम से कम रैंक एक क्रिएशन मास्टर्स के लिए यह असंभव था। लिन युआन ने परेशान भाव से उस लड़की को देखा जिसका सिर भुने हुए अंडे जैसा था और फिर उसने अपना हाथ हिलाया। जल्दी करो और निकल जाओ। दूसरी दुकानों पर जाकर देखो। हो सकता है तुम्हें वह वेब स्प्रिंग स्पाइडर मिल जाए जो तुम्हें चाहिए। लिन युआन पहले ही मुड़ चुका था और एक एआई रोबोट खरीदने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे लड़की ने रोक लिया। लड़की ने अपनी बड़ी-बड़ी आंखें झपकाईं।
और जब उसकी भौरे वाली टोपी इधर उधर हिल रही थी तो वह एक छोटी भौरे जैसी दिख रही थी। अंकल, क्यों ना हम एक दूसरे को स्टार वेब फ्रेंड के रूप में जोड़ें? लिन युआन ने उस लड़की की तरफ देखा जिसके सिर पर अंडे थे और कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम दुकान से कुछ खरीदना चाहती हो तो तुम वापस आ सकती हो। चाचा, आप नाराज तो नहीं हो रहे हैं ना? अपनी दुकान पर नजर डालिए। उसमें फर्नीचर और सजावट का एक भी सामान नहीं है। मैं पहले ही इतना धोखा खा चुका हूं कि डर रहा हूं। कभी कभी सावधान रहना ठीक है ना? लड़की की चालाक आंखों को देखकर लिन युआन ने अपने दिल में शाप दिया, क्या तुम धोखा खाओगी? यह बहुत अच्छा होगा अगर तुम दूसरों को धोखा देने न जाओ। हालांकि इस बार लिन युआन ने सीधे लड़की को अपना स्टार वेब नाम कार्ड सौंप दिया। लड़की ने भी बदले में सीधे लिन युआन को अपना स्टार वेब नाम कार्ड सौंप दिया। जब लिन युआन लड़की के नाम कार्ड को देख रहा था तो उसने बगल से हंसी की आवाज सुनी। हा हा हा, दीप माउंटेन एल्डर लिन, कितना मूर्खतापूर्ण नाम है। लिन युआन ने लड़की के स्टार वेब नाम कार्ड पर नाम पढ़ा। यह क्लाउड में स्ट्रीम था। क्या शार्क ईगलन एक मछली नहीं है जो बादल में धारा के अंदर रहती है? क्या तुम सच में कहते हो कि मैं मूर्ख हूं? नहीं, मैंने कहा था क्लाउड में स्ट्रीम करें। नहीं, मैंने अभी अभी तुम्हें यह कहते हुए सुना कि मैं मूर्ख हूं। अंत में लिन युआन ने उस लड़की के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जिसका स्टार वेब नाम स्ट्रीम इन द क्लाउड था। स्ट्रीम इन द क्लाउड प्रत्येक एलीट एपिक वेब स्प्रेइंग स्पाइडर के लिए $2 रेडियंस का भुगतान करेगा। फिर उसने तुरंत उनमें से 5 का ऑन ऑर्डर दे दिया। अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय लिन युआन ने लड़की को बिना किसी हिचकिचाहट के स्टार वेब कार्ड स्वाइप करते देखा, जिससे उसके दिल में शोक हुआ। धन वास्तव में एक व्यक्ति को आत्मविश्वास देता है। स्टार वेब पर फीस ऑन ऑर्डर करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय कोई जमा राशि नहीं थी, क्योंकि इसका पूरा भुगतान करना होता था। इसलिए स्ट्रीम इन द क्लाउड ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत $10 रेडियंस का भुगतान कर दिया। बेशक अगर लिन युआन अनुबंध में बताए गए फॉय तैयार करने में सक्षम नहीं था तो उसे जुर्माना शुल्क का भुगतान करना होगा। साथ ही परचेज विद नो लॉस फेस स्टोर की विश्वसनीयता बहुत कम हो जाएगी। जिस स्टोर की विश्वसनीयता कम होगी उसका कारोबार स्वाभाविक रूप से खराब होगा। जब विश्वसनीयता एक हद तक गिर जाएगी तो स्टोर के अधिकार छीन लिए जा सकते हैं। स्ट्रीम इन द क्लाउड को भेजने के बाद लिन युआन ने एक एआई रोबोट खरीदा जिसका कार्य बेहतर था। एक बार जब उसने एलीट एलीट यूस्नियास की कीमत निर्धारित कर दी तो लिन युआन अन्य फे स्टोर पर जाने के लिए निकल पड़ा। उसे 5 एलीट वेब स्प्रिंग स्पाइडर खरीदने होंगे। सबसे अच्छा विकल्प एलीट एक्स फ्लॉलेस वेब स्प्रिंग स्पाइडर खरीदना था। लिन युआन को बस उन्हें महाकाव्य गुणवत्ता तक विकसित करना होगा। एलीट एक्स फ्लॉलेस वेब स्प्रिंग स्पाइडर को दुर्लभ नहीं माना जाता था, इसलिए लिन युआन ने उन्हें लगभग 2 लाख फेडरेशन डॉलर में आसानी से प्राप्त कर लिया। इन 5 वेब स्प्रेइंग स्पाइडर के लिए लिन युआन को कुल $1 रेडियंस खर्च करना पड़ा। पुस्तकों, एआई रोबोट एंड 5 एलीट एक्स फ्लॉलेस वेब स्प्रेइंग स्पाइडर्स ने तुरंत उसके हाथ में मौजूद धनराशि का आधा हिस्सा कम कर दिया। उसके पास $3.3 रेडियंस को गर्म करने का भी समय नहीं था, जो उसने आज सुबह ही कमाए थे और वह पहले ही खर्च कर चुका था। वर्तमान में लिन युआन के पास केवल $2.4 रेडियंस बचे थे। वह खुद को आहें भरने से रोक नहीं पाया। पैसा ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। चूंकि लिन युआन ने 5 एलीट फ्लॉलेस वेब स्प्रिंग स्पाइडर खरीदे थे, इसलिए उसने स्टार वेब स्टोर की तलाश की। इस बार वह अपने चयन को लेकर बहुत गंभीर और सावधान था। लिन युआन एक एलीट फे की तलाश कर रहा था जिस पर मोरबियस का स्पिरिट लॉक इस्तेमाल किया जा सके। स्पिरिट लॉक किए गए नॉर्मल और एलीट फे को ब्रॉन्ज में विकसित करने के बाद ही मोरबियस ब्रॉन्ज ग्रेड तक पहुंच पाएगा। लिन युआन के पास पहले से ही एलीट फे के लिए स्पिरिट लॉक का इस्तेमाल करने की योजना थी। हालांकि यह चुनाव वास्तव में लिन युआन के लिए एक चुनौती थी। उसने एक सहायक प्रकार का फे चुना था जिसे कोई भी मूल रूप से नहीं चुनता, स्पिरिट साइफन गोल्डफिश। किसी ने स्पिरिट सिफोन गोल्डफिश को नहीं चुना, इसलिए नहीं कि इसमें कोई अच्छी क्षमता नहीं थी। इसके विपरीत स्पिरिट सिफोन गोल्डफिश की मूल क्षमता सपोर्ट टाइप फे के बीच सबसे लोकप्रिय क्षमताओं में से एक थी, स्पिरिट इंजेक्शन। स्पिरिट इंजेक्शन ने स्पिरिट क्यूई पेशेवरों को युद्ध में उपयोग की गई अपनी स्पिरिट क्यूई को शीघ्रता से पुनः प्राप्त करने की अनुमति दी। स्पिरिट साइफन गोल्डफिश में ऐसी अनुकूल बुनियादी क्षमता थी, लेकिन कोई भी इसे नहीं चुनता था क्योंकि यह केवल शुद्ध स्पिरिट क्यूई को ही अवशोषित करती थी। यह आध्यात्मिक अवयवों द्वारा उत्पादित अधिकांश स्पिरिट क्यूई को अस्वीकार कर देती थी। इसके अलावा
स्पिरिट साइफन गोल्ड फिश को विकसित होने के लिए बहुत ज्यादा स्पिरिट क्यूई की जरूरत होती है। इससे उसी ग्रेड की दूसरी फे की तुलना में 10 गुना ज्यादा स्पिरिट क्यूई की जरूरत होगी। इन कारकों ने स्पिरिट साइफन गोल्ड फिश को एक ऐसा परी बना दिया जिसे क्रिएशन मास्टर्स पसंद नहीं करते थे। इसे विकसित करने की कठिनाई के कारण कोई भी स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को अपने अनुबंधित परी के रूप में नहीं चुनेगा। हालांकि स्पिरिट साइफन गोल्डफिश एक बढ़िया विकल्प नहीं था, लेकिन इसकी कीमत बिल्कुल भी कम नहीं थी। जब स्पिरिट साइफन गोल्डफिश तैरती थी, तो वह पर्यावरण में स्पिरिट क्यूई छोड़ती थी। स्पिरिट साइफन गोल्डफिश का ग्रेड जितना ऊंचा होगा, उतनी ही अधिक स्पिरिट क्यूई निकलेगी। इससे स्पिरिट साइफन गोल्डफिश एक बेहतर परी बन गई, जो स्पिरिट क्यूई पेशेवरों को स्पिरिट क्यूई को अवशोषित करने में सहायता कर सकती थी। स्टार वेब पर स्पिरिट सिफॉन गोल्डफिश बेचने वाले बहुत सारे स्टोर थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर नॉर्मल स्पिरिट सिफॉन गोल्डफिश बेचते थे। मूल रूप से एलीट स्पिरिट सिफॉन गोल्डफिश बेचने वाले कोई स्टोर नहीं थे। लिन युआन ने अंततः क्लास 3 स्टोर को चुना, क्योंकि वहां न केवल स्पिरिट साइफन गोल्डफिश थी, बल्कि वहां आध्यात्मिक सामग्री भी बेची जाती थी। यह संयोग ही था कि लिन युआन इस स्टोर से अपनी जरूरत की सभी चीजें खरीद सकता था। क्लास 3 स्टोर में प्रवेश करने के बाद लिन युआन को एहसास हुआ कि इसका आकार सिर्फ बड़ा नहीं था, यह 800 वर्ग मीटर के करीब था। एक नजर डालने पर पता चला कि दुकान में सभी तरह की आध्यात्मिक सामग्रियां और फ्रिज साफ सुथरे और व्यवस्थित तरीके से रखी हुई थीं। इससे 800 वर्ग मीटर का यह स्टोर थोड़ा भीड़ भाड़ वाला लग रहा था। तभी लिन युआन को एक कोमल महिला की आवाज सुनाई दी, जो उसके कान के पास गूंज रही थी। मैं तुम्हें वह चीज लाकर देती हूं जो तुम खरीदना चाहती हो। मेरे स्टाफ के सदस्यों की आज छुट्टी है, इसलिए अगर कोई गलती हुई हो तो कृपया मुझे माफ कर दो। महिला ने बात करते समय एक दोस्ताना मुस्कान बिखेरी और धीरे धीरे एक करीबी रिश्ता बना लिया। लिन युआन सीधे मुद्दे पर आया और बोला, बॉस, मैं यहां से स्पिरिट साइफन गोल्डफिश खरीदना चाहता हूं, कृपया इस तरफ से। मध्यम आयु वर्ग की महिला आगे बढ़कर लिन युआन को एक तालाब के पास ले गई, जो लगभग 6 से 7 वर्ग मीटर का था। तालाब में स्पिरिट साइफन गोल्डफिश थीं, जो सभी प्रकार के रंगों में थीं और वे आसानी से और तेजी से तैर रही थीं। लिन युआन तालाब के पास पहुंचा तो उसने महसूस किया कि आत्मा क्यों बहुत अधिक केंद्रित थी। अधेड़ उम्र की महिला ने तालाब के अंदर स्पिरिट साइफन गोल्डफिश की ओर इशारा करते हुए कहा, तालाब में जितनी भी छोटी मछलियां हैं, वे सभी सामान्य श्रेणी की हैं। वह लाल रंग की गोल्डफिश, जो दूसरी स्पिरिट साइफन गोल्डफिश से दोगुनी बड़ी है, बेहतरीन श्रेणी की है। लिन युआन ने उत्सुकता से पूछा, बॉस, सामान्य और कुलीन स्पिरिट साइफन गोल्डफिश की कीमतें क्रमशः क्या हैं? अधेड़ उम्र की महिला ने हंसते हुए कहा, आपको मुझे बॉस कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे थोड़ी ही बड़ी हूं, बस मुझे बड़ी बहन शिन कहिए। सामान्य स्पिरिट सिफोन गोल्डफिश, चाहे किसी भी उप प्रजाति की हो, प्रत्येक की कीमत 0.5 रेडियंस डॉलर है। एलीट स्पिरिट सिफोन गोल्डफिश की कीमत 5 रेडियंस डॉलर है। लिन युआन को पहले से ही पता था कि एलीट स्पिरिट साइफन गोल्डफिश महंगी होगी, लेकिन यह सुनने के बाद कि इसकी कीमत 5 रेडियंस डॉलर है, वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। जो जियाक्सिन ने लिन युआन के हैरान भाव को देखा और समझाया, मैंने पहले ही एलीट स्पिरिट सिफोन गोल्डफिश के लिए बहुत ही उचित मूल्य उद्धृत किया है, और यह इसकी खराब उप प्रजाति के कारण है। यदि यह एक बेहतर उप प्रजाति होती, तो कीमत कम से कम 7 रेडियंस डॉलर होती। अन्य स्थानों पर अलग अलग उप प्रजातियों की सामान्य स्पिरिट सिफोन गोल्डफिश भी अलग अलग कीमतों पर बेची जाती हैं, लेकिन मेरे स्थान पर मैं उन्हें एक ही कीमत पर बेचता हूं। ज्यादातर समय लोग उन्हें उनके रूप रंग के आधार पर चुनते हैं। बहुत से क्रिएशन मास्टर इन परियों को विकसित करने का काम करने के लिए तैयार नहीं है। लिन युआन ने जवाब में सिर हिलाया। स्पिरिट साइफन गोल्डफिश दरअसल स्पिरिट क्यूई जागृति से पहले गोल्डफिश कहलाने वाली आम मछली थी। टेलीस्कोप, रांचू, लियोनचू, रयुकिन, बटरफ्लाई टेलीस्कोप इत्यादि सभी गोल्डफिश की उपप्रजातियां थीं, और उन्हें सभी स्पिरिट साइफन गोल्डफिश कहा जाता था। स्पिरिट साइफन गोल्डफिश की विभिन्न उपप्रजातियों में सामान्य ग्रेड और उत्कृष्ट ग्रेड में बहुत अधिक अंतर नहीं था, लेकिन कांस्य ग्रेड तक पहुंचने के बाद उनकी विकास दिशा अलग होगी। इस बार लिन युआन एक टेलीस्कोप स्पिरिट साइफन गोल्डफिश खरीदना चाहता था। ऐसा कहा जाता था कि अगर टेलीस्कोप उप प्रजाति वंश रेखा की ओर विकसित होती है, तो यह पतली ड्रैगन प्रजाति की रक्त रेखा को सक्रिय कर सकती है। यह ड्रैगन गेट से कूदने जैसा ही होगा। हालांकि ऐसा होने की संभावना
बहुत कम थी। इससे पहले एक उच्च रैंक वाले क्रिएशन मास्टर ने एक टेलीस्कोप स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को कांस्य स्तर तक पोषित किया था और यह ड्रैगन प्रजाति के रक्त रेखा को जागृत करते हुए वंश रेखा की ओर विकसित हुआ था। स्पिरिट साइफन गोल्डफिश, जिसने ड्रैगन प्रजाति की रक्त रेखा को जागृत किया था, को तुरंत नीलामी के लिए स्टार वेब के दुर्लभ जीवन रूप मंडप में रखा गया और उसे खगोलीय मूल्य पर बेच दिया गया। लिन युआन चेहरे यह देखना चाहता था कि क्या वह कांस्य ग्रेड पर टेलीस्कोप स्पिरिट सिफोन गोल्डफिश के भीतर ड्रैगन प्रजाति की रक्तरेखा को सक्रिय कर सकता है। वास्तव में भले ही वह रक्तरेखा को सक्रिय न कर पाए, यह भी बुरा नहीं होगा। स्पिरिट सिफोन गोल्डफिश की बुनियादी क्षमता पहले से ही काफी अविश्वसनीय थी। लिन युआन एक स्पिरिट साइफन गोल्डफिश खरीदना चाहता था और यह देखने के लिए प्रयोग करना चाहता था कि उसे इसे विकसित करने में कितना समय लगेगा। फिर वह देखेगा कि क्या स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र, जिसमें स्पिरिट क्यूई केंद्रित है, स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को कई गुना तेज गति से विकसित होने की अनुमति दे सकता है। अगर उसका स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र स्पिरिट सिफोन गोल्डफिश को तेजी से विकसित करने में सक्षम था, तो उसका स्टोर एलीट स्पिरिट सिफोन गोल्डफिश बेचने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। ऐसे स्टोर की प्रतिष्ठा तेजी से फैलती। बेशक यह सब तब तक इंतजार करना होगा जब तक लिन युआन 5 वेब स्प्रेइंग मकड़ियों का ऑर्डर पूरा नहीं कर लेता। आखिरकार लिन युआन के पास अभी स्पिरिट साइफन गोल्डफिश खरीदने की पर्याप्त पूंजी नहीं थी। लिन युआन ने तालाब से एक काली और स्वस्थ नॉर्मल आई नॉर्मल टेलीस्कोप गोल्डफिश चुनी। वह अपने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में स्पिरिट क्यूई सांद्रता की सीमाओं को बढ़ाने और जांचने के लिए बाकी पैसे से कुछ ऊर्जा अयस्क खरीदने की योजना बना रहा था। लिन युआन ने झो जैक्सन से 500 फेडरेशन डॉलर प्रति कैटी की कीमत पर घटिया ऊर्जा अयस्क खरीदे। उसने कुल 2000 कैटी खरीदे, जिससे उसके पास सिर्फ 9.9 रेडियंस डॉलर बचे। कुछ बटरफ्लाई शेल्स खरीद लिए। बटरफ्लाई शेल बीस्ट एक तरह का गहरे समुद्र का जीव था और बटरफ्लाई शेल्स को बटरफ्लाई शेल बीस्ट के खोल को चमकाने और पीसने से बनाया जाता था। इसमें कई तरह के पैटर्न और आकार होते थे। बटरफ्लाई शेल बीस्ट में विभिन्न रंगों के बहुत सारे शेल थे, जिनकी कीमत में बहुत अधिक अंतर नहीं था। लिन युआन ने पीले जिनकगो पत्ती के आकार का तितली शेल चुना। नाजुक पॉलिशिंग और पीसने के बाद तितली शेल मोती जैसी चमक के साथ चमक रहा था। इन बटरफ्लाई शैलों का उपयोग मुख्य रूप से स्पिरिट साइफन गोल्डफिश के चारे के रूप में किया जाता था, आध्यात्मिक सामग्री के रूप में और हाय है। बटरफ्लाई शैलों का जल प्रकार के परी के रक्तवंश को जगाने का हल्का प्रभाव था। इसके अलावा जब इन सुनहरे पीले जिनकगो पत्ती के आकार के तितली के गोले को स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के पूल के तल पर रखा गया, तो उन्होंने एक शांत गहरे शरद ऋतु का दृश्य प्रस्तुत किया। यह शानदार था। लिन युआन ने अपने 9.9 रेडियंस डॉलर खर्च करके बटरफ्लाई शेल्स का एक गुच्छा खरीदा। लगभग 100 बटरफ्लाई शेल्स थे और वे स्पिरिट सिफन गोल्डफिश को 3 से 5 महीने तक खिलाने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। लिन युआन को उम्मीद थी कि स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र स्पिरिट साइफन गोल्डफिश की वृद्धि को बढ़ा सकता है। उसके लिए स्पिरिट साइफन गोल्डफिश की ग्रेड बढ़ाना मुश्किल नहीं था, क्योंकि वह फे के शरीर में इसे प्रवाहित करने से पहले हवा में स्पिरिट क्यूई को शुद्ध कर सकता था। यह विधि फे को सीधे स्पिरिट क्यूई को अवशोषित करने की अनुमति देगी, इसलिए स्पिरिट साइफन गोल्डफिश इसे अस्वीकार नहीं करेगी। स्पिरिट सिफोन गोल्डफिश को विकसित करने में लगने वाला समय वास्तव में अन्य फेय की तुलना में 10 गुना अधिक था। स्पिरिट सिफोन गोल्डफिश को विकसित करना वास्तव में उसके लिए अच्छा नहीं था। फेय को विकसित करते समय लिन युआन भी अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था। वह स्पिरिट सिफोन गोल्डफिश का पोषण नहीं करना चाहता था और स्पिरिट क्यूई अवशोषण की गति को बढ़ाने में सक्षम नहीं था। जो जैक्सन को उम्मीद नहीं थी कि उसके स्टोर को अचानक इतना बड़ा ऑर्डर ओनर से मिल जाएगा। इसे उसने लिन युआन से पूछा, आप बहुत सारे घटिया ऊर्जा अयस्क खरीद रहे हैं ताकि बहुत सारे निम्न श्रेणी के फय को पोषित किया जा सके, है ना? लिन युआन ने सिर हिलाया या सिर नहीं हिलाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी बहन शिन, मुझे अपने दैनिक कार्यों के लिए काफी ऊर्जा अयस्कों की आवश्यकता है। जो जैक्सन ने लिन युआन को देखा, उसे लगा कि वह बारिश के बाद एक पौधे की ताजगी भरी उपस्थिति का अनुभव कर रहा है और उसने उसे अवर्णनीय रूप से करीब महसूस कराया। जो जैक्सन ने तुरंत लिन युआन के स्टार वेब खाते को जोड़ने का अनुरोध भेजा। चलो एक दूसरे को मित्र सूची में जोड़ते हैं। अगर अगली बार आपको किसी और चीज की जरूरत होगी, तो आपको सीधे मुझे बताना होगा। अगर दुकान में आध्यात्मिक सामग्री नहीं है,
तो मैं आपको उचित मूल्य पर उन्हें प्राप्त करने में मदद कर सकता हूं। लिन युआन ने खुशी खुशी सहमति जताई। ज्यादातर आध्यात्मिक सामग्री की दुकानें ज्यादातर निम्न श्रेणी या मध्यम श्रेणी की वस्तुएं बेचती थीं। भले ही दुकान के मालिक के पास उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक सामग्री हो, लेकिन उसे दुकान में प्रदर्शित नहीं किया जाता था। सभी आत्मा क्यूई पेशेवर परियों को विकसित करने के सभी तरीकों के बारे में सोचेंगे। इसलिए कुछ दुर्लभ आध्यात्मिक अवयवों की कभी भी पर्याप्त आपूर्ति नहीं होगी। जो जैक्सन के स्टार वेब अकाउंट को जोड़ने के बाद लिन युआन को बहुत परेशानी से बचाया जा सकेगा। अगर उसे किसी चीज की जरूरत होगी तो वह सीधे ऑर्डर कर देगा। इस श्रेणी 3 स्टोर की आध्यात्मिक सामग्रियां भले ही सबसे सस्ती न हो, लेकिन उनकी गुणवत्ता एक निश्चित मानक की थी। मुझे अगली बार बड़ी बहन शिन से ज्यादा ऊर्जा अयस्क और बटरफ्लाई शैल खरीदने पड़ सकते हैं। मैं शायद कुछ और स्पिरिट साइफन गोल्डफिश भी खरीद सकता हूं। क्या अगली बार भी आपको उन्हीं घटिया ऊर्जा वाले अयस्कों की आवश्यकता होगी? लिन युआन ने सिर हिलाया। ऊर्जा अयस्कों का ग्रेड जितना अधिक होगा, उतनी ही शुद्ध आत्मा क्यूई उसके अंदर होगी। ऊर्जा अयस्कों से आत्मा क्यूई को बाहर निकालना आसान होगा ताकि वे अवशोषित कर सकें। हालांकि स्पिरिट लॉग स्थानिक क्षेत्र का स्पिरिट पूल निम्न ऊर्जा अयस्कों को स्पिरिट क्यूई में घोल सकता है। चूंकि ऐसा था, निम्न ऊर्जा अयस्क स्वाभाविक रूप से इसके लायक थे। जो जियाक्सिन ने इसे नोट कर लिया, लेकिन वह अपने दिल में हैरान थी। निम्न ऊर्जा अयस्कों का उपयोग केवल सामान्य और कुलीन फे को पोषित करने के लिए किया जा सकता है। फहे प्रजनन आधार कितना बड़ा होना चाहिए कि उसे इतनी बड़ी मात्रा में निम्न श्रेणी के ऊर्जा अयस्कों की आवश्यकता हो? यदि यह वास्तव में एक बड़े पैमाने पर प्रजनन आधार था, तो निश्चित रूप से इसमें आध्यात्मिक सामग्री की एक महत्वपूर्ण मात्रा की आवश्यकता होगी। यदि मैं इस ग्राहक को सुरक्षित कर सकूं, तो मुझे ऑर्डरों का अतिरिक्त और स्थिर प्रवाह प्राप्त होगा। ऐसा सोचते हुए झो जियाक्सिन ने लिन युआन से उत्सुकता से बात की। जब तक आप मुझे पहले से बता दें, मैं आधे घंटे में सामान तैयार कर पाऊंगा। ऑनेस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स इसे कुछ घंटों के भीतर आपके स्थान पर पहुंचा देगा। यह सही है। यदि आपके पास कोई अच्छा फे है, तो आप उसे भी मुझे बेच सकते हैं, या आप मुझसे कुछ गंभीर रूप से घायल फे भी खरीद सकते हैं। वे फे अभी भी जीवित हैं और मैं आध्यात्मिक सामग्री की ताजगी की गारंटी दे सकता हूं। जब लिन युआन ने गंभीर रूप से घायल शब्द सुने, तो उसकी आंखें चमक उठीं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे फिर से महान छिपी हुई वस्तुओं को उठाने का मौका मिला है? लिन युआन ने झो जियाक्सिन को फे बेचने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि वह अपने स्टोर की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बेहतर फेय का उपयोग करने वाला था। जब झो जैक्सन ने लिन युआन की चमकती आंखों को देखा, तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। आज 6 सितंबर है। 27 सितंबर को स्टोर में गंभीर रूप से घायल फे का एक समूह आएगा। तब तक आप एक नजर डालने के लिए आ सकते हैं। उन सभी फे की जांच क्लास 2 क्रिएशन मास्टर द्वारा की गई है, और क्लास 2 क्रिएशन मास्टर उन्हें बचा नहीं सका। उनका ठीक होना मूल रूप से असंभव है। जो जैक्सन ने बहुत स्पष्ट रूप से बात की और लिन युआन के कुछ महान फे को खोजने के विचार को खारिज करने की कोशिश कर रहा था, जो छूट गए थे। लिन युआन जोस जैक्सन के इरादे को भी समझ गया। क्लास 2 क्रिएशन मास्टर घायल फेयस को ठीक करने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उन्हें ठीक नहीं कर सकता। जो जैक्सन के स्टोर के लिए भले ही परी गंभीर रूप से घायल हो, यह सोने की श्रेणी से अधिक नहीं होना चाहिए और कम से कम एक रजत परी होना चाहिए। ऐसे परियों को ठीक करने के लिए क्लास 3 क्रिएशन मास्टर को काम पर रखने की आवश्यकता होगी, और इसकी कीमत पहले से ही सिल्वर परियों की तुलना में अधिक थी। जब वर्ग 2 के सृजन मास्टर्स ऐसे परियों को ठीक नहीं कर पाते थे, तो उन्हें मूलतः मौत की सजा दी जाती थी। वर्ग 2 के सृजन मास्टर आध्यात्मिक अवयवों की ताजगी की गारंटी देने के लिए फेये के जीवन को बनाए रखने के लिए सरल तरीकों का उपयोग करेंगे। यह कहने के बजाय कि जो है झो जियाक्सिन गंभीर रूप से घायल परियों को बेच रही थी, यह कहना बेहतर होगा कि वह अत्यंत ताजा आध्यात्मिक सामग्री बेच रही थी। लिन युआन वर्तमान में डी रैंक स्पिरिट क्यूई पेशेवर था, और उसे गंभीर रूप से घायल सिल्वर फे को तुरंत ठीक करने का भरोसा नहीं था। हालांकि एन उसे यकीन था कि स्पिरिट क्यूई के चैनलिंग से सिल्वर फे लगातार बेहतर होता रहेगा। कुछ समय के बाद उसे ठीक करना संभव होगा। तो मैं 27 तारीख को फिर से स्टोर पर आऊंगा। बड़ी बहन शिन, मैं यहां काफी समय से हूं। मुझे स्टोर में कोई ग्राहक आता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है? लिन युआन के सवाल का यह मतलब नहीं था कि जो जियाक्सिन की दुकान में ग्राहकों की कमी थी। यह एक वास्तविक सवाल था। क्लास 3 स्टोर की साख बहुत अच्छी थी, इसलिए उसे हमेशा ग्राहकों से भरा रहना चाहिए। तो फिर आज वहां इतनी शांति क्यों थी?
जो जैक्सन ने अपने स्टोर की दीवार पर लगे पोस्टर की ओर इशारा करते हुए कहा, स्टाररी टॉवर की ब्रिलियंट सेलेस्टियल सीढ़ी पर एक टूर्नामेंट है। ऐसा हुआ कि दो सीक्वेंस सदस्य द्वंद्व युद्ध कर रहे थे। सभी लोग द्वंद्व युद्ध देखने गए थे। मेरे स्टाफ के सदस्यों ने भी द्वंद्व युद्ध देखने के लिए आधे दिन की छुट्टी मांगी। जो जैक्सन ने लिन युआन को अपनी आंखें झपकाते हुए देखा और यह नहीं सोचा कि कोई ऐसा व्यक्ति था जो स्टार वेब में इतनी बड़ी घटना के बारे में नहीं जानता था। अनुक्रम सदस्य रेडियंस फेडरेशन में एकमात्र झात अनुक्रम रेडियंस 100 था। रेडियंस 100 की रैंकिंग 1 से 100 तक के अनुक्रम में थी। रेडियंस 100 सीक्वेंस के सदस्य संघ की युवा पीढ़ी के थे और उनमें से अधिकांश की आयु में 10 वर्ष से अधिक का अंतर नहीं था। हर साल 100 सीक्वेंस के 10 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते थे और 10 नए सदस्य उनकी जगह लेते थे। रेडियंस 100 के सेवानिवृत्त होने पर दो प्रकार के परिदृश्य थे। पहला प्रकार यह था कि यदि उनकी रैंकिंग 91वें से 100वें स्थान पर थी, वे रेडियंस 100 सीक्वेंस से स्वतः ही समाप्त हो जाते थे और नए सदस्य उनकी जगह ले लेते थे। दूसरा प्रकार वह था जब वे 10 साल तक रेडियंस 100 में रहे और गौरव के साथ रिटायर हुए। रिटायरमेंट का यह तरीका सम्मान से भरा था। इससे निश्चित रूप से रेडियंस 100 सीक्वेंस के बीच प्रतिस्पर्धात्मक भावना बढ़ेगी, चाहे प्रतियोगिता कितनी भी कड़ी क्यों ना हो। रेडियंस 100 रेडियंस फेडरेशन की युवा पीढ़ी में सबसे चमकदार सितारे होंगे। साथ ही वे रेडियंस फेडरेशन के नए स्तंभों के रूप में भी विकसित होंगे। यह अप्रत्याशित था कि दो सीक्वेंस सदस्यों ने स्टारी टॉवर की दीप्तिमान आकाशीय सीढ़ी पर एक दूसरे के साथ द्वंद्व युद्ध किया। कोई आश्चर्य नहीं कि स्टार वेब की सड़कें खाली हैं। हर कोई सीक्वेंस के सदस्यों के बीच द्वंद्व देखने गया है। लिन युआन ने तुरंत बिल का भुगतान कर दिया और उसने शेष $90,000 में से $4,000 टिकट खरीदने के लिए निकाल लिए। हालांकि टिकट खरीदने के बाद लिन युआन को एहसास हुआ कि द्वंद्व युद्ध लगभग 10 मिनट पहले ही शुरू हो चुका था। ब्रिलियंट सेलेस्टियल सीढ़ी पर दो सीक्वेंस सदस्यों के बीच द्वंद्व युद्ध काफी दुर्लभ था, खासकर जब ये दो सीक्वेंस सदस्य बहुत लोकप्रिय व्यक्ति थे। यही कारण है कि इस द्वंद्व का स्टार वेब पर काफी समय पहले से ही बड़े पैमाने पर विज्ञापन चल रहा था। इनडोर और आउटडोर दोनों टिकटें पहले ही बिक चुकी थीं। इसलिए लिन युआन को लंबे प्लेटफॉर्म वाला टिकट खरीदने के लिए $4,000 खर्च करने पड़े। ऊंचे मंच पर लगे टिकटों की बिक्री पर कोई सीमा नहीं थी, इसलिए जो कोई भी यह द्वंद्व देखना चाहता था, वह इसे खरीद सकता था और ऊंचे मंच पर खड़े होकर देख सकता था। तम के साथ जाने कहाँ निवेश करें। इस एआई स्टॉक टूल को आजमाएं। अपने शेयर मूल्य का विश्लेषण और पूर्वानुमान करने के लिए यहां क्लिक करें। हालांकि यह दृश्य आउटडोर टिकटों से भी बहुत खराब था। इनडोर टिकटों की तो बात ही छोड़िए। स्टार वेब, दिव्य सीढ़ी द्वंद्व ग्राउंड, लंबा मंच, सेलेस्टियल स्टेयर वे द्वंद्व मैदान के अंदर लगातार जयकारे और चीखें गूंज रही थीं, जिससे एक जीवंत माहौल बन रहा था। जब भावुक ध्वनि तरंगें ऊंचे मंच से टकराईं, तो लिन युआन को झटका लगा। लिन युआन ने ऊंचे मंच के चारों ओर देखा और दूर से एक भौरे की टोपी देखी। द्वंद्व युद्ध को देखते हुए उसके मालिक का सिर हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे स्ट्रीम इन द क्लाउड अपने स्टोर से निकलते ही द्वंद्व देखने के लिए यहां आ गया था। लड़की के बगल में अभी भी एक खाली जगह थी। लिन युआन वहां गया और उसे जोर से चिल्लाते हुए सुना, श्वेत शैतान की मालकिन, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। अज्ञात ज्वाला की मालकिन, तुम जरूर जीतोगी। जब लिन युआन ने स्ट्रीम इन द क्लाउड की जोशीली जय जयकार सुनी, और उसे पहले तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन पूरी जय जयकार सुनने के बाद वह हैरानी से स्ट्रीम इन द क्लाउड को देखने लगा। वह खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, आखिर तुम किसके लिए जय जयकार कर रहे हो? यह पहली बार है जब मैंने किसी को द्वंद्व युद्ध में दोनों पक्षों के लिए जय जयकार करते देखा है। स्ट्रीम इन द क्लाउड ने किसी को उसे चिढ़ाते हुए सुना और पलट कर देखा कि यह लिन युआन थी। जब उसने देखा कि यह एक परिचित व्यक्ति था, तो उसने मुस्कुराहट दिखाई, लेकिन उसके तुरंत बाद अपना काम देखो वाला भाव आया। डीप माउंटेन एल्डरलिन, व्हाइट डेविल लॉर्ड्रेस और
अननोन, फ्लेम लॉर्ड्रेस दोनों ही मेरे आदर्श हैं। चाहे कोई भी जीत जाए, मैं खुश रहूंगा। ऐसा लग रहा था जैसे स्ट्रीम इन द क्लाउड एक कट्टर अनुयायी था। लाइव वेन्यू पर बहुत सारे लोग थे जो चिल्लाने और जयकारे लगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इस माहौल ने पहले ही लिन युआन को प्रभावित कर दिया था और खून खौलने जैसा एहसास पैदा कर दिया था। डीप माउंटेन एल्डर लिन, आप किसका अधिक समर्थन करते हैं? फाइट डेविल लॉर्ड्रेस या अननोन फ्लेम लॉर्ड्रेस? स्ट्रीम इन द क्लाउड ने लिन युआन को जिज्ञासा से देखा। लिन युआन इस सवाल से चौंक गया। इससे पहले वह एक व्यस्त व्यक्ति था जो मुश्किल से संघर्ष करके जीवित रहने में कामयाब रहा था। उसकी कमजोर आध्यात्मिक ऊर्जा उसे पुराने मॉडल के मोबाइल फोन पर थोड़ी देर ब्राउज करने के बाद चक्कर आने लगती थी। इसलिए लिन युआन इन दो अनुक्रम सदस्यों से बहुत परिचित नहीं था और स्वाभाविक रूप से उसे नहीं पता था कि किसका समर्थन करना है। जो व्यक्ति रेडियंस 100 सीक्वेंस में प्रवेश कर सकते थे, ये कहते हैं, वे सभी रेडियंस फेडरेशन के भावी संरक्षक थे। लिन युआन ने कहा, मैं भी आपकी तरह उन दोनों का समर्थन करता हूं। स्ट्रीम इन द क्लाउड की आंखें चमक उठीं। ऐसी परिस्थितियों में एक ही पक्ष के समर्थकों के बीच निश्चित रूप से घनिष्ठ संबंध होंगे। इस तरह स्ट्रीम इन द क्लाउड ने अचानक बातचीत शुरू की और लगातार लेन युआन से बात की। व्हाइट डेविल लॉर्ड्रेस सीक्वेंस नंबर 18 हो सकती है, जबकि अननोन फ्लेम लॉर्ड्रेस सीक्वेंस नंबर 47 है। लेकिन मुझे लगता है कि अननोन फ्लेम लॉर्ड्रेस के जीतने की संभावना ज्यादा है। एनोन फ्लेम लॉर्ड्रेस एक पावर ऑनफेंस टाइप स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल है, जबकि व्हाइट डेविल लॉर्ड्रेस एक हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल है। क्यू युआन शायद रेडियंस 100 सीक्वेंस के सदस्यों को नहीं जानता था, लेकिन वह जानता था कि रैंकिंग उनकी क्षमता और ताकत पर आधारित थी। किसी व्यक्ति के लिए अनुक्रम नंबर 18 रैंक प्राप्त करना असाधारण शक्ति और क्षमता का संकेत था। हालांकि अनुक्रम 18 व्हाइट डेविल एक हीलर था जिसके पास कई आक्रमण विधियां नहीं थीं। लिन युआन ने युद्ध के मैदान पर करीब से नजर डाली और देखा कि व्हाइट डेविल लंबे सफेद वस्त्र पहने एक युवा महिला थी और उसके सुंदर काले बाल थे। उस समय वह वहां शांति से खड़ी थी और उसके हाथ में एक लंबा राजदंड था। राजदंड के सामने के सिरे पर एक पक्षी का पिंजरा था, लेकिन उसमें कोई पक्षी नहीं था। इसके बजाय उसमें एक सुंदर पन्ना जैसी तितली थी। यह लगातार एक हरे रंग की चमक उत्सर्जित कर रही थी और सामने खड़ी युवती की रक्षा कर रही दो स्वर्ण परियों को ठीक कर रही थी। इस सेलेस्टियल स्टेयरवे द्वंद्व मैदान में स्टार वेब के दो प्रसिद्ध विश्लेषक तीव्र स्वर में द्वंद्व पर टिप्पणी कर रहे थे और द्वंद्व की स्थिति को समझा रहे थे। लिन युआन की नजरें युद्ध के मैदान में दिखाई देने वाले चार फे से पूरी तरह से आकर्षित थीं। सभी चार फे गोल्ड ग्रेड थे, दो हीलिंग टाइप थे और वे व्हाइट डेविल के थे। क्षति का प्रतिरोध करते समय वे उचित जवाबी हमले भी कर रहे थे। उपचारात्मक प्रकार के परी में अधिकतर उपचारात्मक क्षमताएं हो सकती हैं, लेकिन जब कोई परी स्वर्ण ग्रेड तक पहुंच जाती है तो उपचारात्मक प्रकार के परी में भी काफी लड़ाकू शक्ति होती है। अन्य दो दोनों लावा भालू थे, हिंसक और शक्ति आक्रामक प्रकार के परी। लावा भालुओं में से एक के फर का रंग लाल बैंगनी था और जब वह अपने भालू के पंजों से किसी को मारता था तो उसमें से लाल बैंगनी रंग की लपटें निकलती थीं जो पेंट जैसी होती थीं। पेंट लक्ष्य की सतह पर चिपक जाता था और जल जाता था। यह बिल्कुल तरल ज्वाला की तरह था और यह जिस चीज को छूता था उसे जंग लगा देता था और जला देता था। दूसरे लावा भालू का आकार बड़ा था और उसका फर चमकीला लाल था। जब भी वह हमला करता तो फर धधकती लपटों के साथ जल उठता। जब लपटें शरीर से बाहर निकलतीं तो वे तुरंत फट जातीं। दो लावा भालुओं के हमलों ने दो पादपौर उपचार प्रकार के परियों को कठिन समय दिया। अज्ञात फ्लेम का लाल फर कवच भी युद्ध के मैदान पर दो लावा भालुओं के हमलों के अनुसार जवाब देगा। उसने व्हाइट डेविल को देखा जो जमीन खो रहा था और कहा, डेसी, यह थकावट की लड़ाई लगभग 10 मिनट से चल रही है। आपके शरीर में आत्मा क्यूई लगभग समाप्त हो गई है ना? बोलते समय अज्ञात ज्वाला अभी भी सतर्क थी क्योंकि उसने लावा भालुओं को संकेत दिया था। दो लावा भालुओं ने तुरंत फुसांग वन स्नो ट्री पर हमला किया जो खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। दो अलग अलग विनाशकारी अग्नि कौशलों के जुड़ने से दो लावा भालुओं की शक्ति ने फुसांग हिम वृक्ष को गंभीर रूप से घायल कर दिया जो अग्नि के प्रति कमजोर था। इससे फाइट डेविल की अग्रिम रक्षा पंक्ति में एक अंतर पैदा हो गया। फाइट डेविल का माथा पसीने से भर गया।
लेकिन फिर भी उसने शांति से कहा, 18 और 47 के बीच का अंतर उतना सरल नहीं है जितना आप कल्पना करते हैं। बोलने के बाद व्हाइट डेविल ने गंभीर रूप से घायल फुसांग स्नो ट्री की ओर इशारा किया और चिल्लाया, स्नो जेल का प्रयोग करें। क्षण भर में युद्ध का मैदान बर्फ की परत से ढक गया। इसके बाद उसने आइस सोल ग्रास की ओर इशारा किया, जो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था, और चिल्लाया, एक्सट्रीम कोल्ड ब्लॉक। युद्ध भूमि पर जमी बर्फ की परत तुरंत बिखर गई और सारी ठंड ने मिलकर दो विशाल बर्फ के क्रिस्टल बना दिए। तो दो बर्फ के क्रिस्टल ने दो लावा भालुओं को उनकी युद्ध मुद्रा के बीच में ही बंद कर दिया। दो उपचार प्रकार के परियों के पास शक्तिशाली आक्रमण क्षमता नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी क्षमताओं का समन्वय किया तो वे दो शक्तिशाली आक्रमण प्रकार के परियों को रोकने में सक्षम हो गए। अज्ञात लौ पीछे की ओर उछली और मुस्कुराते हुए हाइट डेविल को देखा। तुम्हारी आइस सोल ग्रास और फुसांग स्नो ट्री लड़ने में असमर्थ हैं। एक बार जब मेरे दो लावा भालू बर्फ से बाहर निकलेंगे तो लड़ाई का नतीजा हमारी रैंकिंग के अनुसार नहीं हो सकता है। यह मत भूलो कि मैं एक चिकित्सक हूं। व्हाइट डेविल ने अपने हाथ में राजदंड उठाया और पक्षी पिंजरे में पन्ने के समान हरे रंग की तितली चमकदार हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करने लगी। पुनरुत्थान स्वैलोटेल तितली, पुनरुद्धार के पंखों का उपयोग करें। उस समय रिवाइवल स्वैलोटेल तितली हरे प्रकाश में लिपटी हुई थी और सारी शक्ति दो पंखों में एकत्रित हो गई थी। इसके बाद तितली के पंखों की दो हरी और धुंधली छवियां गंभीर रूप से घायल फुसांग स्नो ट्री एंड आइस सोल ग्रास की ओर उड़ गईं। अचानक फुसांग स्नो ट्री और आइस सोल ग्रास सूखे में उगे नए अंकुरों की तरह हो गए। उन्होंने जल्दी ही अपनी चोटों को ठीक कर लिया। उनकी चोटें भले ही पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हों, लेकिन वे युद्ध के लिए तैयार हैं। अज्ञात लॉ ने सोचा कि यह अच्छा नहीं है और उसने अपना हाथ ऊपर उठा दिया। एक पल में अज्ञात लॉ के सिर के ऊपर एक ज्वलंत बवंडर दिखाई दिया और आसपास की हवा को झुलसाने वाला गर्म बना दिया। धमाका! 7 मीटर ऊंचे एक विशालकाय भालू ने फुसांग स्नो ट्री और आइस सोल ग्रास पर हमला कर दिया, जो अभी अभी ठीक हुए थे। अचानक हुए हमले ने फुसांग स्नो ट्री और आइस सोल ग्रास को समय रहते बचने का मौका नहीं दिया, क्योंकि वे घायल हो गए थे। यह बहुत संभव था कि फुसांग स्नो ट्री और आइस सोल ग्रास गंभीर रूप से घायल हो जाते और लड़ाई जारी रखने में असमर्थ हो जाते। व्हाइट डेविल ने अननोन फ्लेम को देखा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा फ्लोइंग फ्लेम जायंट बियर वास्तव में प्लैटिनम ग्रेड तक पहुंच जाएगा। हालांकि इस द्वंद्व का परिणाम अभी भी वही होने वाला है। श्वेत शैतान ने राजदंड को जमीन में गाड़ दिया और पक्षी पिंजरे का दरवाजा खोलने से पहले अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति को रिवाइवल स्वेलोटेल तितली में प्रवाहित कर दिया। जब रिवाइवल स्वेलोटेल तितली पक्षी के पिंजरे से बाहर निकली तो व्हाइट डेविल के काले बाल तुरंत बर्फ की तरह सफेद हो गए। रिवाइवल स्वेलोटेल तितली, जो मूल रूप से पन्ना हरा और जीवन शक्ति से भरी हुई थी, गहरे लाल रंग की हो गई और एक विनाशकारी उपस्थिति का एहसास कराती थी। गहरे लाल रंग की प्रवृत्ति की रिवाइवल स्वेलोटेल तितली ने अपने पंख फड़फड़ाए और ऐसा लगा जैसे उसका शरीर कोई फूल हो जो बिखर गया हो। फिर वह अनगिनत छोटी गहरे लाल रंग की तितलियों में विभाजित हो गई। ये छोटी तितलियां बिल्कुल गोलियों की तरह थीं, जो ज्वाला ज्वलंत फ्लोइंग फ्लेम जायंट बियर पर चलाई गई थी। तेज जलता हुआ बवंडर गहरे लाल रंग की रिवाइवल स्वेलोटेल तितलियों की गति को रोकने में असमर्थ था। गहरे लाल रंग की रिवाइवल स्वेलोटेल तितलियां फॉलोइंग फलेम जायंट भालू के शरीर में घुस गईं और बिना किसी प्रतिरोध के बाहर निकल गईं। उन्होंने एक खूनी फूल बनाया, जैसे कि यह एक चमकीला लाल गुलाब था जो अभी अभी खिला था। यह चमकीला लाल गुलाब खिल गया और फ्लोइंग फ्लेम जायंट भालू पर लगी आग को तुरंत बुझा दिया। अद्भुत सुंदर तितलियां नाचती हुई उड़ रही थीं, मानो फूलों की वर्षा हो रही है। एक बड़ा और दो छोटे भालू फे जमीन पर पड़े थे। यह व्हाइट डेविल को विजेता घोषित करने जैसी था। अज्ञात ज्वाला ने गिरे हुए बहते ज्वाला विशालकाय भालू को शून्य दृष्टि से देखा और श्वेत शैतान को अंगूठा दिखाने के लिए ऊपर देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी रिवाइवल स्वेलोटेल बटरफ्लाई वास्तव में एक गोल्ड फैंटेसी नस्ल में विकसित होगी। मैं यह द्वंद्व पूरी तरह से हार चुका हूं।
व्हाइट डेविल का चेहरा भले ही पीला था, लेकिन वह अभी भी शांत थी। जब रिवाइवल स्वैलोटेल बटरफ्लाई एक काल्पनिक नस्ल में विकसित हुई, तो इसे एक और नाम मिला, डिजास्टर स्वैलोटेल बटरफ्लाई। सेलेस्टियल स्टेयर व ड्यूलिंग ग्राउंड में जयकारे एक पल के लिए भी नहीं रुके। जब व्हाइट डेविल ने अपना हाथ अननोन फ्लेम के कंधे पर रखा और अपना हाथ आसमान की ओर उठाया, तो एक साथ जयकार गूंज उठी, जिसने सभी के दिलों को झकझोर दिया। स्ट्रीम इन द क्लाउड ने उत्साह से लिन युआन के कपड़े पकड़े और चिल्लाया, फाइट डेविल लॉर्ड्रेस बहुत कूल है, शिट है। अज्ञात फ्लेम लॉर्ड्रेस भले ही हार गई हो, लेकिन वह वास्तव में भालुओं को नियंत्रित करने की अपनी शक्ति के योग्य है। वह भी बहुत कूल है। लिन युआन ने बादल में उत्साहित धारा को नजरअंदाज कर दिया। वर्तमान में लिन युआन का दिल भी अवर्णनीय उत्साह से गूंज रहा था। उसके दिल में गर्म खून एक फव्वारे की तरह था और लिन युआन को चिल्लाने का मन कर रहा था। अचानक लिन युआन ने विश्लेषक की घोषणा सुनी। श्वेत शैतान की स्वामिनी डेजी ने अज्ञात ज्वाला की स्वामिनी अन्ना को हराया। सेलेस्टियल सीढ़ी की महिमा का एक सितारा पुरस्कृत किया जाएगा। डेजी और अन्ना है ना? युआन ने धीरे से विलाप किया। अनुक्रम नंबर 18 व्हाइट डेविल अन्ना। अनुक्रम नंबर 47 अज्ञात ज्वाला। लिन युआन को अंततः अनुक्रम 18 व्हाइट डेविल और अनुक्रम 47 अज्ञात ज्वाला के असली नाम पता चल गए। क्या यह रेडियंस फेडरेशन की युवा पीढ़ी की शीर्ष श्रेणी की लड़ाकू शक्ति है? गोल्ड फंतासी नस्ल, प्लेटिनम फी, ये सभी ऐसी चीजें थीं जिनकी वह केवल आशा ही कर सकता था। हालांकि निकट भविष्य में लिन युआन भी इस चमकदार रोशनी का पीछा करना चाहता था। मैं भले ही डकवीड पर रोशनी के एक बिंदु के रूप में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं सितारों की एक विशाल नदी में भी समा सकता हूं। मैं एक एक कदम आगे बढ़ूंगा जब तक कि मैं चमक के शिखर तक नहीं पहुंच जाता। लिन युआन स्टार वेब से निकलकर अपनी छोटी सी दुकान पर वापस आ गया। उसका ध्यान रेडियंस 100 सीक्वेंस के सदस्यों के बीच होने वाले द्वंद्व पर केंद्रित था। इस द्वंद्व युद्ध ने लिन युआन को रेडियंस फेडरेशन की युवा पीढ़ी के मानक के बारे में पता लगाने का मौका दिया। साथ ही लिन युआन को इस बात की भी गहरी समझ थी कि फैंटेसी ब्रीड क्या होती है। एक गोल्ड फैंटेसी नस्ल, हीलिंग प्रकार का फे, वास्तव में एक प्लेटिनम लड़ाकू वर्ग के फे को पराजित करने में सक्षम था। लिन युआन ने एक इच्छा शक्ति रून भी प्राप्त किया था और यह अभी भी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ लिन युआन के आध्यात्मिक क्षेत्र के चारों ओर तैर रहा था। तैरते हुए विल पावर रून ने एक पर्वत का पैटर्न बनाया और यह एक महान विनाश के बाद पौधों के पुनर्जन्म को फिर से प्रदर्शित कर रहा था। इसने एक हरे पहाड़ से असीम जीवन शक्ति की भावना उत्सर्जित की। यह इच्छा शक्ति ऋण उपचार प्रकार के परियों के लिए बहुत उपयुक्त था और अब तक लिन युआन की एकमात्र उपचार प्रकार की परी जैस्मीन लिली थी। यह अज्ञात था कि जब जैस्मिन लिली की गुणवत्ता लीजेंड स्तर तक पहुंच गई तो वह किसमें परिवर्तित हो जाएगी और यह इच्छा शक्ति ऋण के साथ मिलकर एक काल्पनिक नस्ल बन गई। छोटी सी दुकान में लौटने के कुछ समय बाद ही लिन युआन ने यूसनिया के बचे हुए बर्तनों को उत्कृष्ट श्रेणी में विकसित कर दिया। उस समय अनुबंधित फये के अलावा लिन युआन के पास विकसित करने के लिए अन्य फये नहीं थे। पुस्तक के माइक्रोचिप्स, 5 एलीट एक्स फ्लॉलेस वेब स्प्रिंग स्पाइडर, स्पिरिट साइफन गोल्डफिश, ऊर्जा अयस्क और बटरफ्लाई शेल जो उसने स्टार वेब पर खरीदे थे, अभी तक नहीं पहुंचे थे। यह देखकर कि उसके घर में लगभग कोई खाद्य सामग्री नहीं थी, लिन युआन ने जीनियस और चिमी को बाहर ले गया। जीनियस लिन युआन के कंधे पर खड़ा था, जबकि चिमी जीनियस के छोटे से सिर पर खड़ी थी। चिमी जोर से चहक रही थी और बहुत अच्छे मूड में थी। लिन युआन ने जीनियस और चिमी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जीनियस, चिमी, मैं तुम दोनों को खरीदारी के लिए बाहर ले जाऊंगा। चलो चलें। जब लिन युआन पहले स्टोर का रखरखाव कर रहा था, तो वह ज्यादा पैसे नहीं कमा रहा था। अगर कुछ पैसे भी कमा लेता, तो लिन युआन उसे चूसी की भविष्य की स्कूल फीस के लिए बचा लेता। सामान खरीदने के अलावा लिन युआन के पास जीनियस और चिमी को खरीदारी के लिए बाहर ले जाने के अधिक अवसर नहीं थे। अब चूंकि लिन युआन के पास पैसा था, तो स्वाभाविक रूप से वह पहले की तरह मितव्ययी नहीं होगा। इस यात्रा में फलों और सब्जियों की खरीद के अलावा फेडरेशन के शेष डॉलर का उपयोग दैनिक आवश्यकताओं की खरीद के लिए किया गया। बेशक लिन युआन को किसी भी दैनिक आवश्यकता की ज्यादा जरूरत नहीं थी और उनमें से ज्यादातर वास्तव में जीनियस और चिमी के लिए थी। लिन युआन ने पहले ही ऊर्जा बिस्कुट के कई बैग खरीद लिए थे, जो कुलीन श्रेणी के सर्वाहारी परियों के लिए उपयुक्त थे। उसने चिमी के लिए कुछ उपभोग्य आध्यात्मिक सामग्री भी खरीदी थी
जो उसके पंखों की स्थायित्व को बढ़ा सकती थी। दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का पूरा ढेर घर वापस लाने के बाद किसी ने दुकान का दरवाजा खटखटाया। लिन युआन ने दरवाजा खोला और देखा कि एक आदमी शुतुरमुर्ग रसद की वर्दी पहने हुए था। उसने जमीन पर कई शराब के डिब्बे रखे हुए थे। मैं ऑस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स कुरियर नंबर 75457 हूं। मैंने इन साहब का सामान जो स्टार वेब पर खरीदा गया था समय पर डिलीवर कर दिया है। कृपया उनके लिए यहां हस्ताक्षर करें। लिन युआन ने जल्दी जल्दी से हस्ताक्षर कर दिए। स्टार वेब से उसने जो भी चीजें खरीदी थीं वे सब पहले ही आ चुकी थीं। धन्यवाद। लिन युआन के हस्ताक्षर प्राप्त करने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि आइटम सही थे, कुरियर चला गया। लिन युआन ऑनस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स की कार्यकुशलता देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। यह वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतर रहा था। जब तक यह रेडियंस फेडरेशन के अंतर्गत रहेगा, ऑनस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स 3 घंटे के भीतर माल पहुंचाने में सक्षम होगा। सामान के लिए हस्ताक्षर करने के बाद लिन युआन ने स्पिरिट भंडारण बक्से को घर में स्थानांतरित कर दिया और स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को निकालना शुरू कर दिया। जब लिन युआन ने नॉर्मल स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को स्पिरिट स्टोरेज बॉक्स से बाहर निकाला तो वह बहुत कमजोर थी। ऐसा लगा जैसे लिन युआन हल्की सी पकड़ से ही इस नन्हे जीव की जान ले लेगा। स्पिरिट साइफन गोल्डफिश लिन युआन के हाथ में हल्के से संघर्ष कर रही थी। उसके सिर पर उभरी हुई दो काली आंखें बहुत ही मूर्खतापूर्ण और प्यारी लग रही थीं। लिन युआन ने तुरंत ही मॉर्बियस के विशेष कौशल स्पिरिट लॉक का उपयोग करके टेलीस्कोप स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को मॉर्बियस के एलीट स्पिरिट लॉक्ड फे में बदल दिया। इसके बाद लिन युआन ने स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को विकसित करना शुरू कर दिया। जब स्पिरिट साइफन गोल्डफिश एलीट ग्रेड पर पहुंच गई तो लिन युआन ने समय पर एक नजर डाली। मुझे स्पिरिट सिफिन गोल्डफिश विकसित करने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लगा। इसके अलावा तदमा मेरे शरीर में आध्यात्मिक शक्ति की वृद्धि ठीक वैसी ही है जैसी तब हुई थी जब मैंने यूस्नेया के एक बर्तन को एलीट ग्रेड में विकसित किया था। स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को विकसित करने की कठिनाई वास्तव में इसकी कुख्यात प्रसिद्धि के अनुरूप थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि स्पिरिट साइफन गोल्डफिश क्रिएशन मास्टर्स के बीच एक अलोकप्रिय परी थी। स्पिरिट सिफन गोल्डफिश के एलीट ग्रेड पर पहुंचने के बाद यह पहले से 2 गुना से भी ज्यादा बड़ी हो गई। इसके शरीर पर मौजूद शल्क अब धब्बेदार नहीं रहे और यह साटन की तरह चिकना हो गया। ऐसा लगा जैसे शरीर पर काले रेशम की एक परत लपेटी हुई हो। पूंछ आधी खुली छतरी की तरह फूल गई थी। सिर पर दो बड़ी बड़ी आंखें नहीं बदली थीं। इन आंखों के चारों ओर हल्के सुनहरे रंग के शल्क की एक परत थी। सुनहरे रंग के शल्क काले रंग के शल्कों के साथ मिलकर बुने हुए हो सकते हैं, लेकिन इसे करीब से देखने पर यह काफी प्रमुख था। टेलीस्कोप स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को एक प्रसिद्ध उप प्रजाति माना जाता था। अगर लिन युआन इस स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को स्टार वेब स्टोर पर बेचने के लिए रखता तो वह आसानी से $8 रेडियंस कमा सकता था। स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को विकसित करने के बाद लिन युआन ने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश किया और स्पिरिट स्टोरेज बॉक्स से 2000 कैटी मूल्य के घटिया ऊर्जा अयस्कों को स्पिरिट पूल में डाल दिया। अयस्क तुरंत ही आत्मा पूल के अंदर विघटित हो गए और आत्मा क्यूई में बदल गए, जिसे आत्मा लॉक स्थानिक क्षेत्र में जारी किया गया। लिन युआन लगातार निम्न ऊर्जा अयस्कों को पूल में डाल रहा था और जब उसने लगभग 1700 कैटी डाली तो आत्मा पूल ने निम्न ऊर्जा अयस्कों को विघटित करना जारी नहीं रखा। लिन युआन को पता था कि यह स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में आत्मा क्यूई की एकाग्रता की सीमा थी। तुलना करते समय हनैसिम फेंका। लिन युआन को एहसास हुआ कि स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में आत्मा क्यूई एकाग्रता बाहरी दुनिया की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक थी। लिन युआन बेहद संतुष्ट था क्योंकि मॉर्बियस के विकसित होने पर स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र लगातार उन्नत होता रहेगा। तब तक स्पिरिट क्यूई सांद्रता केवल सघन होती जाएगी। जहां तक स्पिरिट पूल में डाले गए शेष 300 कैटी ऊर्जा अयस्कों की बात है, लिन युआन ने इसकी परवाह नहीं की। चाहे वह जैस्मीन लिली हो या स्पिरिट साइफन गोल्डफिश, वे स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के भीतर स्पिरिट क्यूई का तेजी से उपयोग कर रहे होंगे। एक बार जब स्थानिक क्षेत्र में आत्मा क्यूई की सांद्रता कम हो जाती है तो आत्मा पूल पुनः पूर्ति के लिए शेष ऊर्जा अयस्कों को स्वचालित रूप से विघटित कर देगा। लिन युआन ने स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को स्पिरिट पूल में रखा और वह तुरंत संतुष्ट होकर तैरने लगी। उस समय लिन युआन महसूस कर सकता था कि आत्मा साइफन गोल्डफिश धीरे धीरे स्थानिक क्षेत्र में आत्मा क्यूई को अवशोषित कर रही है।
लिन युआन ने व्यक्तिगत रूप से स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को विकसित करने की गति और स्थानिक क्षेत्र में शुद्ध स्पिरिट क्यूई को स्वचालित रूप से अवशोषित करने वाली स्पिरिट साइफन गोल्डफिश की गति की तुलना और विश्लेषण किया। यदि स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को इस स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में सामान्य श्रेणी से उत्कृष्ट श्रेणी में विकसित होना है तो उसे लगभग 10 दिन लगेंगे। बेशक पूर्व शर्त यह थी कि इन 10 दिनों के भीतर ऊर्जा अयस्कों की निरंतर आपूर्ति बनी रहे। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में स्पिरिट साइफन गोल्डफिश की वृद्धि की गति की गणना करने के बाद लिन युआन ने स्टार वेब स्टोर के विकास की दिशा तय की। वह अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए एलीट स्पिरिट साइफन गोल्डफिश बेचने पर निर्भर रहने वाला था। यदि एलीट स्पिरिट साइफन गोल्डफिश की एक बड़ी मात्रा, जिसकी अत्यधिक मांग थी, परचेज विद नो लॉस वे स्टोर में दिखाई दे तो संभवतः इससे उनके स्टोर की प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। लिन युआन ने फिर तितली के गोले को आत्मा पूल के तल पर बिखेर दिया। जब बटरफ्लाई शैल पानी में घुसे और सफेद ऊर्जा अयस्कों के ऊपर उतरे तो वे शरद ऋतु में बिखरे हुए जिनकगो पत्तों की तरह दिख रहे थे। यह एक विशेष रूप से सुंदर दृश्य था। स्पिरिट साइफन गोल्डफिश ने तुरंत बटरफ्लाई शेल्स में से एक को काट लिया और उसे खा लिया। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। तितली के गोले का स्पिरिट साइफन गोल्डफिश की रक्त रेखा को जागृत करने में कुछ हद तक प्रभाव होगा, हालांकि प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं थे। लिन युआन ने सोचा कि यदि वह स्पिरिट साइफन गोल्डफिश की गुणवत्ता महाकाव्य तक पहुंचने से पहले ड्रैगन प्रजाति के परी का रक्त प्राप्त कर सके तो इससे दुर्लभ ड्रैगन प्रजाति के रक्त को जागृत करने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। जब भी चिमी के पास कोई काम नहीं होता तो वह घर पर गाना गाती रहती। लिन युआन को पहले से ही चिमी के गाने की आदत थी, जो घर में उसकी नियमित गतिविधि थी। इसलिए जब चिमी गंभीरता से गा रही थी तो लिन युआन उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। जीनियस के एलीट ग्रेड में पहुंचने के बाद इसकी अधिकांश क्षमताएं पहले से ही मनुष्यों के बराबर थीं। वास्तव में इसकी याददाश्त मनुष्यों से कई गुना बेहतर थी। जल्द ही जीनियस की मदद से चिमी एक अद्भुत आवाज के साथ सफलतापूर्वक एक सुंदर मेजबान बन गया। उस समय एक लोली का प्यारा सा जीआईएफ आधी स्क्रीन को ढक रहा था और चिमी उस जीआईएफ के पीछे गा रहा था। जब कोई होस्ट अपना चैनल शुरू करता था तो यह सामान्य बात थी कि उसके पास ज्यादा दर्शक नहीं होते थे। कभी कभार एक या दो लोग वहां से गुजरते और तुरंत चैनल से बाहर निकल जाते थे। हालांकि चिमी का गाना कून पर्वत पर उस फिनिक्स की स्पष्ट चहचहाहट और बैंगनी बांस के जंगल की सरसराहट वाली पत्तियों जैसा था। यह दिलचस्प और आकर्षक लग रहा था, यहां तक कि सुबह की ओस से भी मधुर जो पानदान के पत्तों से टपकती थी। इसलिए चिमी का लाइव स्ट्रीमिंग रूम सिल्कन वेब एक की गुफा बन गया, जहां प्रवेश करने के बाद कोई बच नहीं सकता था। जो लोग अंदर गए उनके मन में बाहर जाने का कोई विचार नहीं था। वाह, इस दुनिया में इतनी अच्छी आवाज कैसे हो सकती है? ये तो एक परी गा रही है। छोटी बहन, तुम अपना चेहरा छिपाने के लिए जीआईएफ का इस्तेमाल क्यों कर रही हो? क्या एक खूबसूरत मेजबान को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहिए? क्या यह गाना लिटिल सिस्टर का असली गाना हो सकता है? मैंने स्टार वेब पर इसके बोल खोजे हैं, लेकिन कोई मेल नहीं मिला। कमरे में प्रवेश करने वाले प्रत्येक दर्शक ने चिमी की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पाया। यहां तक कि एक उदार दर्शक ने तुरंत चिमी को $500 का इनाम दिया। ये लोग बहुत देर से मैसेज भेज रहे थे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि मेजबान ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें वास्तव में लगा कि मेजबान का व्यक्तित्व अनोखा है, इसलिए वे कुत्तों में बदल गए और मेजबान की तारीफ करते हुए चाटते रहे। वर्तमान परिस्थितियां मुख्य रूप से चिमी के शानदार गायन के कारण थीं, जो अत्यंत अद्भुत था। चिमी शायद ऊपर से शांत दिख रही थी, लेकिन उसका दिल पहले से ही धड़क रहा था। चिमी दर्शकों को उसकी अधिक प्रशंसा करने के लिए एक संदेश भेजना चाहती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि कैसे जवाब दिया जाए, और जीनियस लगन से लिन युआन द्वारा व्यवस्थित पुस्तकों का अध्ययन कर रहा था। चिमी के पास कोई विकल्प नहीं था, सिवाय इसके कि वह यह दिखावा करे कि उसने संदेश नहीं देखे और गाना जारी रखा। जब चिमी गाना गाते गाते थक गया तो उसने लापरवाही से लाइव स्ट्रीम बंद कर दी। हालांकि चिमी को यह नहीं पता था कि जब वह पहले गा रहा था तो दर्शकों में से एक ने वास्तव में लाइव स्ट्रीम रिकॉर्ड किया था और इसे स्टार वेब पर पोस्ट किया था। स्पैरो वॉइस लोली गॉडेस का नाम जंगल में आग की तरह फैल गया। यह शरद ऋतु के दौरान मैदानी इलाकों में फैली चिंगारी की तरह था, जो प्रचंड आग में बदल गई। कुछ ही क्षण बाद लिन युआन की दुकान में दस्तक की आवाज गूंजी। जब लिन युआन ने दरवाजा खोला तो उसने एक 1.7 मीटर लंबी लड़की को देखा। उसने ऑस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स की वर्दी पहन रखी थी और उसके छोटे गहरे लाल बाल थे।
यह एक शानदार हेयर स्टाइल था, लेकिन यह इस लड़की के चेहरे पर विशेष रूप से शर्मीला था। नमस्ते, क्या आप परचेज विद नो लॉस के स्टोर के मालिक हैं, मिस्टर डीप माउंटेन एल्डरलिन? बोलते समय लड़की चुपचाप अपने हाथों को भींच रही थी, क्योंकि वह काफी घबराई हुई थी और उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। लड़की पर ऑनस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स की वर्दी देखकर लिन युआन को पता चल गया कि वह सामान लेने आई है। उसने तुरंत जवाब दिया, हाँ, यह सही है, मैं ही हूं। तुम्हें सामान लेने के लिए यहां आना चाहिए, है ना? लिन युआन की स्वीकृति से छोटी गहरे लाल रंग की छोटी कद वाली लड़की ने राहत की सांस ली। उसने शर्मीली हंसी निकाली और कहा, मैं नवागंतुक कुरियर नंबर 3451 हूं। मेरा नाम आहनेंग है। आपके अनुबंध के अनुसार मैं परचेज विद नो लॉस स्टोर की समर्पित कुरियर बनूंगी। लिन युआन को लगा कि आहनींग बहुत प्यारी थी जब उसने उसे खुद को प्रोत्साहित करने के लिए वास्तव में अपनी मुट्ठी अपनी छाती पर रखते हुए देखा। तो फिर मैं अब से आपको परेशान करूंगा, मिस आहनेंग। क्या इसका मतलब यह है कि मिस्टर डीप माउंटेन एल्डर लिन ने मुझे परचेज विद नो लॉस स्टोर के लिए समर्पित कुरियर बनने के लिए सहमति दी है और वे मुझे नहीं बदलेंगे? आहनींग को सुखद आश्चर्य हुआ जब उसने मुस्कुराकर अपने दो बाघ के दांत दिखाए। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी बड़ी चीज का सामना किया हो। उस समय लिन युआन को याद आया कि ऑस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स के साथ अनुबंध में समर्पित कुरियर के परिवर्तन के लिए आवेदन करने की बात कही गई थी। आहनिंग की अभिव्यक्ति को देखकर लिन युआन कल्पना कर सकता था कि आहनिंग को एक से अधिक बार बदल दिया गया था। लिन युआन के सकारात्मक संकेत देने के बाद आहनिंग तुरंत चिल्लाया, हाँ। इसके बाद उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रसारित की और अपने अनुबंधित दो परियों को बुलाया। लिन युआन को उम्मीद नहीं थी कि उसके जैसी युवा दिखने वाली लड़की के पास वास्तव में सोने और चांदी के सिक्के होंगे। मैं बहुत दुर्जय हूं, सुपर आक्रामक। इसलिए जब तक आप सामान मुझे सौंपते हैं, तब तक कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई दुर्घटना होती है, तो मैं दुश्मनों को दर्द से बुझाने के लिए अपनी बुलेट ट्रेन का उपयोग करूंगा। आह निंग को डर था कि लिन युआन सहज नहीं होगी और वह अपनी ताकत साबित करने की पूरी कोशिश कर रही थी। दोनों फय को देखकर लिन युआन को पता चल गया कि वह एक उच्च क्षमता वाली स्पिरिट क्यूई पेशेवर थी जिसे ऑन स्ट्रिच लॉजिस्टिक्स ने पाला था। हालांकि यह नहीं समझ पाया कि वह उसकी समर्पित कुरियर क्यों बनेगी। स्वर्ण कवच भेदी कीट, सिल्वर कनस्तर शॉट कीट, इन दो परियों के हमले गोलियों की एक सघन वर्षा की तरह होते थे, जिनमें अत्यधिक मारक क्षमता होती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि आहनेंग उतनी शर्मीली नहीं थी जितनी वह दिखती थी, और अंदर से वह एक ऐसी व्यक्ति थी जो हिंसा की पूजा करती थी। आहनिंग ने लिन युआन के लिए डिलीवर किए जाने वाले सामान को खुशी खुशी पैक किया और कहा, यह मेरा पहला काम हो सकता है, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि मैं उन सभी को 2 घंटे के भीतर सुरक्षित रूप से डिलीवर कर दूंगा। मुझे अनुबंध में बताए गए 3 घंटे की भी आवश्यकता नहीं होगी। फिर वह खुशी खुशी चली गई। हैरानी की बात यह है कि जैसे ही आहनिंग वहां से निकली, लिन युआन ने देखा कि कुछ कागज जमीन पर गिरे हुए हैं। उसने जल्दी से उन्हें उठाया और आहनिंग को आवाज लगाते हुए उसके पीछे भागा। फिर उसने जमीन पर गिरी कुरियर लिस्ट उसे थमा दी। आहनिंग पहले तो बहुत अच्छे मूड में थी, लेकिन लिन युआन द्वारा सौंपी गई कुरियर लिस्ट को देखने के बाद उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। कुरियर लिस्ट प्राप्त करने के तुरंत बाद वह एक छोटे खरगोश की तरह भाग गई। लिन युआन अपने दिल में आलोचना करने से खुद को नहीं रोक सका। उसे लगा कि नए लोग निश्चित रूप से उतने विश्वसनीय नहीं थे। घर लौटने के बाद लिन युआन को एहसास हुआ कि उसे 2 घंटे के भीतर ही 3.9 रेडियंस डॉलर मिल गए थे। यह राशि एलीट यूस्नेयास और 2 कांस्य वेब स्प्रेइंग स्पाइडर की बिक्री के लिए थी। लिन युआन को तुरंत 3.9 रेडियंस डॉलर मिलने से स्फूर्ति महसूस हुई। इसलिए उसने जो जैक्सन से संपर्क करने के लिए स्टार वेब पर लॉग इन किया। डीप माउंटेन एल्डरलिन, बड़ी बहन शिन, मैं 4000 और कट्टी निम्न ऊर्जा अयस्क मंगवाना चाहता हूं, और 3 बटरफ्लाई टेलीस्कोप स्पिरिट साइफन गोल्डफिश जो बेतरतीब रंगों की हों। कुछ ही मिनटों में लिन युआन ने अपनी कमाई खर्च कर दी। उसके पास सिर्फ 0.4 रेडियंस डॉलर बचे। लिन युआन को 3 महीने के खर्च के लिए 1000 फेडरेशन डॉलर की आवश्यकता होगी, और उसके पास पहले से ही कुछ अतिरिक्त पैसे बचे होंगे। हालांकि अब लिन युआन को लगा कि रेडियंस डॉलर खर्च करना उसके लिए अब प्रतिरोध्य था।
उसे नहीं पता था कि यह उसके आत्मविश्वास के कारण था या वह वास्तव में इतना मजबूत था कि उसके मन में ऐसे विचार आए। जो जैक्सन, आपको अभी भी 4000 कैटी घटिया ऊर्जा अयस्कों की आवश्यकता है। मेरे पास स्टॉक है। यदि आपको उनकी आवश्यकता है तो मैं उन्हें तुरंत आपके पास भेज दूंगा। जहां तक 3 सामान्य स्पिरिट साइफन गोल्डफिश की बात है, मुझे याद है कि तालाब में 3 अच्छी दिखने वाली बटरफ्लाई टेलीस्कोप स्पिरिट साइफन गोल्डफिश हैं। मैं उन्हें आपके लिए पकड़ लूंगा। जो जैक्सन ने तुरंत आदेश देखा और लिन युआन को जवाब दिया। हालांकि वह यह नहीं समझ पा रही थी कि उसके इस ग्राहक को इतने घटिया ऊर्जा अयस्कों की आवश्यकता क्यों होगी। डीप माउंटेन एल्डरलिन, तो मैं बड़ी बहन शिन को धन्यवाद दूंगा। क्या बड़ी बहन शिन में कोई ड्रैगन खून है? जो जैक्सन ने लिन युआन को जवाब देने से पहले काफी देर तक सोचा। मेरे पास ड्रैगन के खून का कुछ स्टॉक है। मुझे आश्चर्य है कि आपको कितने की जरूरत है। लिन युआन स्टार वेब पर खोज कर रहा था और उसे ड्रैगन ब्लड बेचने वाली कोई दुकान नहीं मिली थी। उसे स्पष्ट रूप से लगा कि सिर्फ पैसे से आध्यात्मिक सामग्री खरीदना असंभव है और इसके लिए बेहतर कनेक्शन की जरूरत होगी। डीप माउंटेन एल्डरलिन, बड़ी बहन शिन, अब ड्रैगन के खून की कीमत क्या है? जो जैक्सन, गोल्ड ग्रेड ड्रैगन ब्लड की कीमत एक बूंद के लिए 80 रेडियंस डॉलर है। प्लैटिनम ग्रेड ड्रैगन ब्लड की कीमत एक बूंद के लिए 2000 रेडियंस डॉलर है। जो जैक्सन ने पहले ही लिन युआन के साथ अच्छे संबंध बनाने का फैसला कर लिया था। इसका एक कारण दिन में लिन युआन के बारे में उसकी अच्छी धारणा थी। दूसरा कारण लिन युआन की क्रय शक्ति थी। लिन युआन ने स्टोर पर सिर्फ पहला दिन ही देखा था और कुछ ही घंटों में 5 रेडियंस डॉलर खर्च कर दिए थे। ऐसे ग्राहक को निश्चित रूप से बांध कर रखना चाहिए। लिन युआन ने पहले ही ड्रैगन के खून की कीमत का उच्च अनुमान लगाया था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि यह वास्तव में इतना महंगा होगा। यदि प्लैटिनम ग्रेड ड्रैगन रक्त की एक बूंद की कीमत 2000 रेडियंस डॉलर है, तो लिन युआन ने प्लैटिनम ड्रैगन फाई की कीमत की कल्पना करने की हिम्मत नहीं की। स्पिरिट सिफन गोल्डफिश के शरीर में दुर्लभ ड्रैगन रक्त रेखा को सक्रिय करने के लिए जब वे कांस्य ग्रेड तक पहुंचते हैं, तो गोल्ड ग्रेड ड्रैगन रक्त पहले से ही पर्याप्त हो सकता है। अगर वह भाग्यशाली रहा तो ड्रैगन रक्त की एक बूंद काम कर जाएगी, लेकिन 3 बूंदें तैयार करना अधिक रूढ़िवादी होगा। अपने स्वयं के परियों के विकास के संबंध में लिन युआन हर चीज के लिए ठीक से तैयार रहना चाहता था। जब जो जैक्सन ने देखा कि लिन युआन ने लंबे समय तक जवाब नहीं दिया, तो उसने तुरंत एक और संदेश भेजा। जो जैक्सन, मैंने आपको जो कीमत पेश की है वह बाजार में सबसे कम कीमत से अधिक हो सकती है, लेकिन मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि ड्रैगन के खून की सांद्रता बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। जब लिन युआन ने जो जैक्सन का संदेश देखा, तो वह उसके बारे में बेहतर धारणा बनाए बिना नहीं रह सका। आध्यात्मिक सामग्री खरीदते समय सबसे भयावह बात आध्यात्मिक सामग्री की गुणवत्ता की गारंटी देना था। यदि अहमी आध्यात्मिक सामग्री की गुणवत्ता एक निश्चित मानक तक नहीं पहुंचती, जब कोई क्रिएशन मास्टर किसी फी को विकसित कर रहा होता है, तो यह विकास को विफल या अपूर्ण विकास का कारण बन सकता है। अगर यह एक असफल विकास था, तो प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जा सकता था। लेकिन अगर यह एक अधूरा विकास था, तो विकास के बाद फये के कुछ पहलू निश्चित रूप से कमजोर हो जाएंगे। विकास जीवन के लिए एक उपहार था और प्राकृतिक दुनिया में प्राकृतिक चयन की सबसे रचनात्मक प्रक्रिया थी। इस प्रकार विकास कभी भी प्रतिवर्ती नहीं हो सकता। यही कारण है कि आध्यात्मिक सामग्री की गुणवत्ता ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। डीप माउंटेन एल्डरलेन, बड़ी बहन शिन, मैं अगले कुछ दिनों में आपके स्टोर से नॉर्मल स्पिरिट सिफन गोल्ड फिश का एक पैच ऑर्डर कर सकता हूं। मुझे बटरफ्लाई टेलीस्कोप उपप्रजाति चाहिए। ड्रैगन ब्लड के लिए हम 27 तारीख को आपके स्टोर पर आने पर सौदा करेंगे। जो जैक्सन, आप चिंता न करें। मैं आपके लिए सभी नॉर्मल बटरफ्लाई टेलीस्कोप स्पिरिट साइफन गोल्ड फिश चुनूंगा। मैं गारंटी देता हूं कि वे सभी बहुत अच्छी दिखने वाली होंगी। जब जो जैक्सन ने पढ़ा कि लिन युआन इतने सारे ऑर्डर देने की तैयारी कर रहा था, तो वह बहुत खुश हुई। उसके दिल में उसने महसूस किया कि लिन युआन के साथ अच्छे संबंध बनाने का यह सही फैसला था। अब जब लिन युआन को ड्रैगन ब्लड की कीमत पता चल गई, तो उसने अपने दिल में हिसाब लगाना शुरू कर दिया। गोल्ड ग्रेड ड्रैगन ब्लड की कीमत एक बूंद के लिए 80 रेडियंस डॉलर थी और लिन युआन को 3 बूंदों की आवश्यकता थी। इसका मतलब था कि लिन युआन को कम से कम 240 रेडियंस डॉलर तैयार करने की आवश्यकता होगी। 240 रेडियंस डॉलर लिन युआन के लिए कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन यह कोई खगोलीय राशि भी नहीं थी जिसे वह इकट्ठा नहीं कर सकता था। इसलिए लिन युआन ने पैसा कमाने की एक योजना बनाई। जो जैक्सन से सामान प्राप्त करने के बाद लिन युआन स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश करेगा और 4 शेष एलीट एक्स फ्लॉलेस
वेब स्प्रिंग मकड़ियों को बढ़ाएगा। राय जहां तक 3 सामान्य स्पिरिट साइफन गोल्डफिश की बात है, लिन युआन उन्हें स्थानिक क्षेत्र में स्पिरिट पूल में रखने जा रहा था। लिन युआन ने बटरफ्लाई टेलीस्कोप गोल्डफिश को इसलिए चुना था क्योंकि यह सभी एलीट स्पिरिट साइफन गोल्डफिश में सबसे ज्यादा बिकने वाली उप प्रजाति थी। चाय के रंग की बटरफ्लाई टेलीस्कोप स्पिरिट साइफन गोल्डफिश स्पिरिट पूल में खुशी से तैर रही थीं और वे बहुत प्रसन्न दिख रही थीं। यह स्पष्ट था कि स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में स्पिरिट क्यूई की उच्च सांद्रता सामान्य स्पिरिट साइफन गोल्डफिश के लिए सबसे अच्छा रहने का वातावरण था। 3 स्पिरिट साइफन गोल्डफिश बिल्कुल एम्बर रंग के कैमेलिया की तरह थीं, जो स्पिरिट पूल की गहराई में खिल रहे थे। स्पिरिट लॉक्ड एलीट स्पिरिट साइफन गोल्डफिश के साथ 4 स्पिरिट साइफन गोल्डफिश ने इस स्पिरिट पूल को कविता जैसा एहसास दिया। शुरुआत में 3 सामान्य और एक एलीट स्पिरिट साइफन गोल्डफिश स्पिरिट पूल में एक साथ अच्छी तरह से रह रहे थे। हालांकि जब 3 सामान्य बटरफ्लाई टेलीस्कोप स्पिरिट साइफन गोल्डफिश बटरफ्लाई शेल्स खाना चाहती थीं, तो एलीट टेलीस्कोप स्पिरिट साइफन गोल्डफिश ने उन पर हमला कर दिया। उसने पानी में अपनी पूंछ हिलाना शुरू कर दिया और 3 नॉर्मल बटरफ्लाई टेलीस्कोप गोल्डफिश पर झपटना शुरू कर दिया। हालांकि टेल लैश की ताकत बहुत ज्यादा नहीं होती और इंसानों को कुछ भी महसूस नहीं होता। लेकिन जब इसने 3 छोटी बटरफ्लाई टेलीस्कोप गोल्डफिश पर हमला किया, तो तीनों स्पिरिट पूल में लुढ़क गए। वे 3 राउंड तक लुढ़कते रहे और फिर धीरे-धीरे रुक गए। कुछ हमलों के बाद, हालांकि तीनों नॉर्मल बटरफ्लाई टेलीस्कोप गोल्डफिश को लगा कि बटरफ्लाई शेल्स से उन्हें फायदा हो सकता है, फिर भी उन्होंने काटने की हिम्मत नहीं की। लिन युआन जोर से हंसा। यह सौभाग्य की बात है कि यह एलीट गोल्डफिश बटरफ्लाई शेल्स की रक्षा कर सकती है। अन्यथा उसे 3 बटरफ्लाई टेलीस्कोप गोल्डफिश को अलग करने के लिए कोई तरीका सोचना होगा। ये 3 चाय के रंग की बटरफ्लाई टेलीस्कोप गोल्डफिश 5 दिनों के भीतर एलीट ग्रेड तक पहुंचने में सक्षम होंगी। लिन युआन उन्हें स्टार वेब स्टोर में बेचने की योजना बना रहा था जब वे एलीट ग्रेड तक पहुंच गए और 8 रेडियंस डॉलर की कीमत तय की। इसलिए इन 3 बटरफ्लाई टेलीस्कोप गोल्डफिश को बटरफ्लाई शेल्स खाने देना केवल बर्बादी होगी। हालांकि लिन युआन को आश्चर्य हुआ। ये 4 स्पिरिट साइफन गोल्डफिश पहले जोज यैक्सन के स्टोर में तालाब में एक साथ रह रहे थे। हालांकि लिन युआन की स्पिरिट लॉक्ड गोल्डफिश के एलीट ग्रेड तक पहुंचने के बाद उसने संसाधनों के कारण अपने पिछले साथियों पर हमला कर दिया। लिन युआन को एहसास हुआ कि यह सिर्फ प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया नहीं थी, यह सबसे योग्य की उत्तरजीविता भी थी। इससे लिन युआन को यह समझ में आया कि क्यों मजबूत व्यक्ति और अधिक मजबूत हो जाते हैं, जबकि कमजोर व्यक्तियों को ऊपर उठने में कठिनाई होती है। एलीट टेलीस्कोप स्पिरिट साइफन गोल्डफिश स्पिरिट पूल के चारों ओर स्वेच्छा से तैरती रही, जबकि 3 बटरफ्लाई टेलीस्कोप स्पिरिट साइफन गोल्डफिश एक कोने में इकट्ठी होकर दुबकी रहीं। उन्होंने स्पिरिट पूल के केंद्र की ओर तैरने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। लिन युआन को यह महसूस हो रहा था कि भले ही आत्मा पूल में अब कोई ऊर्जा अयस्क नहीं था, फिर भी आत्मा क्यूई का एक निशान लगातार आत्मा लॉक स्थानिक क्षेत्र में डाला जा रहा था। यह स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में स्पिरिट साइफन गोल्डफिश के प्रजनन का महान प्रभाव था। हालांकि स्पिरिट साइफन गोल्डफिश से निकलने वाली स्पिरिट क्यूई की गति और उसके उपभोग की गति वास्तव में असंगत थी। इस समयावधि के दौरान लिन युआन लगातार 4000 कैटी निम्न ऊर्जा अयस्कों को आत्मा पूल में डाल रहा था। अगले 2 दिनों में लिन युआन ने अंततः 5 एलीट एक्स फ्लॉलेस वेब स्प्रेइंग मकड़ियों को एलीट एक्स एपिक में उन्नत कर दिया। लिन युआन ने एक आरामदायक सांस छोड़ी और अपने शरीर को फैलाने के लिए खड़ा हो गया। अब समय आ गया है कि इन कस्टम फे को उस प्रेस्ड एग हेड स्ट्रीम इन क्लाउड को सौंप दिया जाए। मात्र $1 में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। $1 से विज्ञापन हटाएं। मात्र $1 में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर